जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में जनरल साहब 1962 के चीन के साथ जो युद्ध हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जनरल साहब को मैं ऑलरेडी पिछले सेशन में इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, तो इस बार मैं उनका इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। खाली इतना ही बोलूंगा कि देश की सेवा में उन्होंने अलग अलग जगहों में बहुत योगदान दिया है और उसी योगदान की वजह से जनरल साहब आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। पर इससे अधिक नहीं कह के मैं जनरल साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज हमको चीन के युद्ध के बारे में बताएं। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एंड जय हिंद। आज का जो विषय है वो 1962 का इंडिया चाइना में जो वॉर हुई थी उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो ये इसका बैकग्राउंड क्या है और क्या वजह है कि दोनों देशों के बीच में इतनी दुश्मनी हुई कि हमको एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़ी, और जब ये लड़ाई हुई तो किन इलाकों में हुई और किस प्रकार से हुई, और इस लड़ाई के बाद हमने क्या क्या लेसन्स इससे समझे कि आगे आने वाले वक्त में अगर कोई लड़ाई होगी तो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, वो आप अच्छी तरह से उसको देखें और बाद में अगर आपका कोई सवाल है वो मेरे से आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिमालय कॉलिंग 1962 साइनो इंडियन वॉर। हिमालय कॉलिंग मैंने इसका शीर्षक इसलिए दिया है, अगर आप ध्यान करें तो आज के तारीख में भी भारत और चीन की जो सेनाएं हैं लद्दाख में आमने सामने खड़ी हुई है। तो ये जो प्रॉब्लम 1962 से शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है और जरूरी है कि हम सब इस चीज को समझें कि ये सब क्यों हो रहा है। इसका जो बैकग्राउंड बताने के लिए इसकी जो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मैं पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इंडियन मैप, ब्रिटिश इंडिया के समय में 1909 के अंदर का जो एक मैप है, इसको आप ध्यान से देखिए। अगर आप ऊपर देखें जहाँ पे JNK है, इस इलाके के अंदर ये जो अक्साई चीन का इलाका है जहां पर चीन आज की तारीख में भी बैठा हुआ है, ये हूबहू वैसा ही है जिस प्रकार से आज है। और ईस्ट के अंदर अगर आप देखें, भूटान है ये। भूटान के बाद अगर देखें एक छोटा सा हल्का सा ये गैप आपको दिखाई पड़ेगा, ये इलाका आपका अरुणाचल प्रदेश है। सो 1909 का ब्रिटिश इंडिया का जो नक्शा है उसके अंदर ये एक चीज देखी गई है। आगे चल के मैं बताऊंगा किस प्रकार से दोनों देशों के बीच में, ब्रिटिश इंडिया और चाइना एंड तिब्बत के बीच में, किस प्रकार से बाउंड्री के बारे में सहमति हुई या असहमति हुई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज की तारीख तक है। तो पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या वजह है। सबसे मेन जो मुद्दा इंडिया और चाइना के बीच में है वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, इन दोनों इलाकों की प्रभुत्व जो है, इनका जो किसका ये इलाका है इसके बारे में। चीन बोलता है पूरा अरुणाचल प्रदेश और पूरा अक्साई चीन चीन का हिस्सा है, और भारत बोलता है कि नहीं, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दोनों हिंदुस्तान का हिस्सा है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से मूव आउट कर गया और हिंदुस्तान ने उसकी जगह दी, तो उस वक्त जो नक्शा था उस नक्शे में ये दोनों इलाके हिंदुस्तान के पास थे। साथ ही साथ जैसे पिछले प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि JNK स्टेट 27 अक्टूबर 1947 को उनका विलय भारत में हुआ था, और उस वक्त जो JNK स्टेट का नक्शा था, अक्साई चीन उस स्टेट का हिस्सा होता था। और हिस्टोरिकली सिख एम्पायर से लेकर और जब तक महाराजा हरि सिंह का राज्य रहा है, ये इलाका JNK का ही हिस्सा था। इस वजह से ये अक्साई चीन जो है हिंदुस्तान का इलाका है। 1914 के अंदर शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको यहाँ के ब्रिटिश इंडिया के कमिश्नर साहब थे, उनका नाम था मैकमोहन। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया, इनके तीनों के रिप्रेजेंटेटिव थे, और उन्होंने जो बाउंड्री लगाई उस बाउंड्री को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और ये मैकमोहन लाइन जो है ये वाटरशेड प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है।
वाटरशेड प्रिंसिपल क्या होता है? ये सिद्धांत है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर सीमा तय करने के लिए एक तरीका है। और वो तरीका क्या है कि अगर उस इलाके में पानी जो पहाड़ों से बहेगा, अगर वो तिब्बत की तरफ जाता है तो वो इलाका तिब्बत का है, और अगर वो पानी बरसात का या बर्फ पिघल के जब आता है हिंदुस्तान की तरफ आता है, इंडिया की तरफ आता है, साउथ की तरफ, तो वो इलाका इंडिया का है। इसके ऊपर भी चाइना और इंडिया में कई जगह पर डिस्प्यूट है। तो ये दो चीजें हैं, मैकमोहन लाइन और वाटरशेड। इन दोनों को चाइना जो है मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस 1914 में शिमला में हुई थी, उसमें तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव तो था, लेकिन जब वो वापस अपने गवर्नमेंट के पास गया तो इस गवर्नमेंट ने इस संधि को रेटिफाइड नहीं किया, इसको नहीं माना। तो आज भी चाइना बोलता है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं, ये हमारे हिसाब से इलीगल है। और जैसे मैंने पहले बताया, वाटरशेड जो है, कई जगह पर चाइना बोलता है कि वाटरशेड एक पहाड़ी आगे है, हम बोलते हैं उससे भी आगे वाली पहाड़ी है। इस प्रकार के डिस्प्यूट है, और ये 22 से 23 जगह पर इस प्रकार के डिस्प्यूट आज की तारीख में है। चाइना वाले जब भी डिस्कशन के लिए आते हैं हमारे पास, हमेशा उनका एक आध डिस्प्यूट या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, क्योंकि वो हमेशा इस प्रकार से तैयारी करके आते हैं, जिस इलाके में उनको टेक्निकल एडवांटेज होगा उस इलाके को वो डिस्प्यूटेड एरिया करार देते हैं। तो उनका जो स्टांस है हमेशा बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। उन्होंने एक टर्म और भारत ने, दोनों ने म्यूचुअली एक इजाद करी है जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, 1962 की जो लड़ाई हुई है उसके बाद से जहां जहां फौजें हमारी टिकी हुई है, उस इलाके को, एक टेम्पररी लाइन है, ये बॉर्डर नहीं है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया के हिसाब से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आज की तारीख में है, अगर उसकी लंबाई देखें तो पूरा साइनो इंडियन बॉर्डर है वो 4056 किलोमीटर का है। वेस्टर्न सेक्टर यानी कि अक्साई चिन वाला जो लद्दाख का इलाका है, उसमें इसकी लंबाई है 2176 किलोमीटर। सेंट्रल सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, उसमें उसकी लंबाई है 554 किलोमीटर। और ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है, वो है 1326 किलोमीटर। इस स्लाइड में आप देखें, ये जो लाल वाला हिस्सा है अक्साई चिन और ये अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों मेजर डिस्प्यूट का कारण है। इन दोनों इलाकों को चाइना और इंडिया दोनों अपना इलाका मानते हैं। अब देखते हैं मैकमोहन लाइन जो है, मैंने जैसा पहले बताया था कि सर हेनरी मैकमोहन ने इस चीज का फैसला किया था और चाइना इस चीज को नहीं मानता है। 1938 के अंदर इसमें क्या था कि चाइना, तिब्बत और चाइना का जो राजनीतिक संबंध है उसके अंदर भी एक सवाल है। चाइना बोलता है तिब्बत हमेशा हमारे अधीन रहा है, लेकिन तिब्बत जो है एक्चुअली बड़ा ऑटोनोमस रहा है और लिटरली इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है। तो वो कोई भी अगर फैसला लेता है तो तिब्बत को वो फैसला लेने का अधिकार है। और इस मैकमोहन लाइन वाले मामले में भी तिब्बत ने इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के साथ मैकमोहन लाइन की जो बाउंड्री है वो मान ली थी, लेकिन चाइना ने उसको नहीं माना। जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल था ब्रिटिश इंडिया का था, और उसको ये बहुत बताते थे, इसका नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा। तो जब 1962 की लड़ाई हुई है उस वक्त इस इलाके को हम नेफा बोलते थे। आगे चल के 20 जनवरी 1972 में इन्होंने ये इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और 1987 के अंदर हमने इसका नया नाम दिया अरुणाचल प्रदेश। ये एक प्रोविंस है आज की तारीख के अंदर। अब देखते हैं अक्साई चिन में, वहां पर बाउंड्री की क्या प्रॉब्लम है। इधर तो सिर्फ मैकमोहन लाइन की प्रॉब्लम है, लेकिन अक्साई चिन के अंदर हिस्टोरिकली there have been 11 such lines as per historical records। लेकिन उसमें मेन खास क्या क्या है उसके बाद में थोड़ा सा तवज्जो करते हैं। ये देखिए अक्साई चिन का इलाका है, और ये जो आउटर बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री जो है इसको हम बोलते हैं जॉनसन लाइन। और ये जो लाइन है, ये देखिए, ये जो वाली है,
ये लाइन किसको होता है? मैकडोनल्ड। देखते हैं ये दोनों लाइन है क्या। अक्सर चीन वॉज एक्सेप्टेड बाउंड्री ऑफ JNK। 1865 के अंदर एक सर्वेयर थे मिस्टर WH जॉनसन। उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया का यहाँ पे इन्होंने काम चलाया और उन्होंने जो महाराजा उस टाइम थे उनकी साथ मिलके जो इस इलाके का नक्शा बनाया, वो उसमें अक्साई चीन हिंदुस्तान का हिस्सा, इंडिया का, JNK का हिस्सा था। आगे चल के 1897 में एक जनरल साहब थे, आर्दक। अब ये जो अक्साई चीन है, इसमें समझने की बात ये है, एक काराकोरम रेंजेस है और दूसरी कुनलुन रेंजेस है। अगर हम ये देखिए, ये जो है काराकोरम पास है, ये काराकोरम रेंजेस है यहाँ पर, और ये जो इलाका है ये कुनलुन रेंजेस है इस इलाके के अंदर। तो जनरल साहब ने बताया, और ये जो जॉनसन लाइन थी वो तकरीबन इसी के कुनलुन रेंज के आसपास थी, ओरिजिनल जो थी। तो जनरल साहब ने उस टाइम बताया कि देखिए, जब भी बाउंड्री किसी देश की बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाना चाहिए, अगर कोई पड़ोसी मुल्क आपके पास हमला करता है तो उसमें उस इलाके की डिफेंस करने की क्षमता होनी चाहिए। तो उन्होंने कुल्लू रेंज की जो रिज थी उसके साथ साथ इस लाइन को बनाया, और इसीलिए इसको जो है आज की तारीख में आर्थर जॉनसन लाइन भी बोलते हैं। और यही लाइन है जो कि ब्रिटिश इंडिया ने तिब्बत के साथ जो बाउंड्री थी उस बाउंड्री को इन्होंने यकीन किया था। अभी क्या, उस वक्त जब 19वीं शताब्दी के अंत में इस दुनिया के अंदर दो बड़ी पावर्स थी, एक रशिया था, दूसरा ब्रिटेन था। अब ब्रिटिश राज जो था यहाँ पे इंडिया के अंदर, उसको हमेशा ये डर रहता था कि रशियन जो है वो अपना इस इलाके में ना आ जाए। और रशियंस जो थे उस वक्त सेंट्रल एशिया तक पहुंच चुके थे, और ईस्ट तुर्कमेनिस्तान जो है, जिसको आजकल जिंगजियांग बोलते हैं, चाइना का हिस्सा, वहां तक वो पहुंच चुके थे। तो इस वक्त ब्रिटिश इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक स्कीम सोची। उस स्कीम में क्या था, उन्होंने बोला कि जो अक्साई चीन का इलाका है, जो कि जिंगजियांग या उस टाइम ईस्ट तुर्कमेनिस्तान को जोड़ता है, इस इलाके को चाइना को दे देते हैं, ताकि एक बफर स्टेट बन जाएगी, ताकि रशियंस डायरेक्टली हमारे ऊपर ना आके पहले वो चीन से भिड़ेंगे और उसके बाद हमारे पास आएंगे। तो 1899 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट को प्रस्ताव रखा कि अक्साई चीन का जो इलाका है, जो है काराकोरम और कुनलुन रेंज के बीच का जो इलाका है, इस इलाके को आप ले लीजिए। इस प्रस्ताव पर चीन चुपचाप बैठ गया, ना उन्होंने हाँ बोली, ना उन्होंने ना बोली। 10-12 साल जब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो ब्रिटिश इंडिया ने वापस अपना जो ऑफर है उसको कैंसिल कर दिया। तो हमारी जो बाउंड्री रही अक्साई चीन की, वो बाउंड्री वही रही, वो जॉनसन लाइन के साथ साथ वही रही, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। अभी देखिए विडंबना क्या है, चीन के सरकारी नक्शों में भी अक्साई चीन जो है वो इंडिया का हिस्सा है। एक उनके नुमाइंदे होते होंग ता चेन थे, सीनियर चाइनीज ऑफिसर। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने जो नक्शा दिखाया, उस नक्शे के अंदर ये था, एंड 1893-94 की बात है। उस वक्त अक्साई चीन कश्मीर का हिस्सा दिखाया उन्होंने, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नुमाइंदा था। 1917 से 1933 में चीन की जो सरकारी पोस्टल एटलस थी, उसके अंदर भी अक्साई चीन कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है, और बाउंड्री जो है वो कुनलुन रेंजेस के साथ साथ चल रही है। इसके अलावा 1925 में बीजिंग यूनिवर्सिटी की जो एटलस है, उसमें भी अक्साई चीन इंडिया का हिस्सा दिखाया गया है। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इसी को अपनी बाउंड्री माना, और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में पार्लियामेंट में इस चीज की घोषणा की, जबकि इसकी बातचीत चल रही थी कि सीमा विवाद। उन्होंने बोला अक्साई चीन है वो इंडिया का हिस्सा है। देखिए 1946 में नेशनल ज्योग्राफिक, जो कि इंटरनेशनल एक मैगजीन है, उसमें जो कश्मीर का नक्शा है देखिए, उसको देखिए, और 1954 में
सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो नक्शा दिखाया उसको देखिए, दोनों के बिल्कुल एकदम सिमिलर है, छोड़ के थोड़े बहुत चेंजेस के अलावा। इसमें चाइना का क्या कहना है? चाइना बोलता है कि 1950 में इन्होंने, चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया उनके ऊपर, और 1956 में चाओलाई जी ने, जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो बोलते हैं कि हमारा और हिंदुस्तान के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है बाउंड्री के बारे में। लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड वो ऑलरेडी अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर चुके थे। वजह क्या थी? जिंगजियांग और तिब्बत दोनों को मिलाने के लिए एक उन्होंने रोड बनाई, जिसको रोड बोलते हैं 219। वो तिब्बत से जाती है, अक्साई चीन के थ्रू होती हुई 170-80 किलोमीटर अक्साई चीन के इलाके के अंदर है, और फिर वो जिंगजियांग के अंदर वो निकल जाती है। ये जो रोड है सामरिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि जिंगजियांग के अंदर मिनरल जो वो है वो काफी है। उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, उसमें ऑयल और गैस है, और रेयर अर्थ जो मटेरियल है वो भी इस इलाके के अंदर मिलते हैं। और लेकिन उस इलाके तक पहुंचने का रास्ता जो तिब्बत से है वो ये अक्साई चीन के थ्रू ही है। तो एक प्रकार से एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट थी चाइना की, एक सड़क बनाना। उन्होंने वो सड़क चुपचाप बना ली, बिना हिंदुस्तान को बताए हुए। ये तो जब वो सड़क का इनॉग्रेशन ये कर रहे थे तो उन्होंने हमारे एम्बेसडर को बुलाया कि साहब आप इनॉग्रेशन के अलावा, उस वक्त मालूम पड़ा कि साहब इन्होंने तो सड़क बना ली है। अब उसके बाद से एक चाइना का एक प्रकार से कंपल्शन है अक्साई चीन को अपने इलाके में दिखाना, बनस्बत इसके कि उनके अपने पुराने जो नक्शे हैं और इंटरनेशनल जितने नक्शे हैं, उन सब नक्शों के अंदर अक्साई चीन हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये देखिए 1954 में चीन और भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे। आपने सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई। सो वो जो 50s का दौर था, और वो दौर हिंदी चीनी भाई भाई का था। लेकिन बाद में 1962 में जो चीन ने किया, उससे ये चीज जाहिर होती है कि ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बताने के लिए, और उनको इस प्रकार का भरोसा देने के लिए कि चीन तो बड़ा अच्छा दोस्त है और किसी प्रकार की लड़ाई बुराई नहीं हो। लेकिन साथ के साथ चाइना ने अपनी बड़ी सिनिस्टर स्कीम साथ के साथ इसकी तैयारी करनी उन्होंने शुरू कर दी। अब देखिए किस प्रकार से राजनीतिक लेवल के ऊपर किस प्रकार की बात आगे बढ़ी। इन्होंने क्या किया, चाइना क्योंकि वो मैकमोहन लाइन को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, और उनकी रिक्वायरमेंट जो सड़क की है अक्साई चीन के अंदर है, तो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक सुझाव दिया। और सुझाव क्या दिया? अनऑफिशियली उन्होंने बोला कि आप साहब ऐसा करते हैं, नेफा जो है आप उसको रखिए, हम उस पर क्लेम नहीं करेंगे, आप अक्साई चीन को हमको दे दीजिए। तो इसको बोलते हैं स्वैप थ्योरी। उन्होंने स्वैप थ्योरी का ये एक उन्होंने आगे स्कीम बताई। जब ये बात हुई तो नेहरू जी ने इस बात को समझ गए कि चीन का एक्चुअली में इस इलाकों के ऊपर कोई क्लेम नहीं है, तो इसलिए अगर इनकी बात मानेंगे तो हम अपनी जमीन जो है, जो लेजिटिमेटली इंडिया का हिस्सा है, उससे भी हाथ धो देंगे। इसलिए नेहरू जी ने बिल्कुल सही तरीके से और सही उसमें उन्होंने इस चीज को नहीं माना, और नेहरू जी ने कोई भी इस बात के ऊपर बातचीत करने से मना कर दिया कि ये जो दोनों इलाके हैं, नेफा और अक्साई चीन, दोनों हमारा हिस्सा है और इसके ऊपर हम बातचीत नहीं करें। अब चाइना का क्या किस प्रकार से आगे स्टांस आया? 1960 में चाइना ने फिर चावन लाई हिंदुस्तान आए, विजिट किए, बड़ी अच्छी विजिट रही। तब उन्होंने बताया कि साहब ऐसा करते हैं, क्यों आपस में हम झगड़ा करते हैं, ऐसा करते हैं मिलजुल के बैठ के इस बॉर्डर इशू को सॉल्व करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार होगी, और कई जगह पर मीटिंग हुई, बीजिंग में मीटिंग हुई, नई दिल्ली में हुई, सिंगापुर में हुई, और उन मीटिंग्स के अंदर जो उसका सार निकल के आया, उसमें 650 आइटम थे जो कि इंडियन क्लेम को सपोर्ट कर रहे थे, और सिर्फ 245 ही आइटम थे जो कि चाइना कन्विंस कर पाया, या चाइना ने अपने उस कॉन्फ्रेंस में रखा कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो क्लेम है वो काफी करेक्ट है इस मामले में।
जब बातचीत से बात नहीं बनी तो चाइना ने क्या करना शुरू किया, धीरे धीरे जिन इलाकों को वो क्लेम कर रहे थे ईस्टर्न सेक्टर के अंदर मैकमोहन लाइन और वेस्टर्न सेक्टर के अंदर अक्साई चीन के अंदर ऑलरेडी काफी इलाके को उन्होंने कब्जा किया था, उससे भी आगे धीरे धीरे उन्होंने मिलिट्री की अपनी पेट्रोल भेजनी शुरू कर दी, अपनी पोस्टें लगानी शुरू कर दी। ये 1960 61 की बात की बात। इसमें इंडिया क्या क्या रिस्पॉन्स आया? जब इंडिया ने देखा कि चीन अपनी पोस्ट आगे बढ़ा रहा है और धीरे धीरे करके अपने हमारे इंडिया के जो इलाके हैं उनके ऊपर कब्जा करता जा रहा है, तो इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जहां जहां चीन हमारे इलाके में घुसाया है और उसने पोस्ट बना ली है, उन पोस्टों के पीछे जाकर और आगे इलाकों को हम और जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उनको हम वहां पर अपनी पोस्टें लगाए, ताकि चीन इस बात पे विवश हो जाए कि वो इस इलाके को अपना छोड़ दें और हम इस बात को यकीन करें कि जिस जो जो इलाके हमारे हैं वो हमारे अंडर कमांड रहे। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इंडिया ने उस वक्त 1961 के अंदर 60 पोस्ट कायम करी और इन 60 पोस्टों में 43 जो पोस्ट थी वो अक्साई चीन के इलाके में थी, क्योंकि वहां पे चीन बहुत अंदर आ गया था। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर मैकमोहन लाइन से थोड़ा 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस प्रकार से इलाके के वो अंदर घुसा। अब ये बात जब और बढ़ गई इस प्रकार से दोनों मिलिट्री दोनों की तरफ से, अभी तक तो राजनीतिक और डिप्लोमेटिक लेवल पे बात थी, जब ये बात मिलिट्री लेवल पे पहुंच गई तो उसके बाद चीन को दो तीन चीजें नहीं समझ में आ रही थी और वो खुश नहीं था इंडिया के इस स्टांस से कि उनको चैलेंज किया जा रहा है। तो चीन ने ऑफेंसिव 20 अक्टूबर 1962 के अंदर ऑफेंसिव पे आ गई। उसकी क्या वजह थी, क्या उनके मुद्दे थे जिसकी वजह से लड़ाई हुई? अर्ली 1962 में चाइनीज जो लीडरशिप थी उनको एक इस प्रकार से संदेह था कि इंडिया की जो इंटेंशंस हैं वो उनको तिब्बत से निकालने की है, क्योंकि 1959 के अंदर लासा के अंदर और तिब्बत के अंदर तिब्बती लोगों ने रिवोल्ट किया था और उस रिवोल्ट के बाद उनके 14वें जो दलाई लामा है जो आजकल धर्मशाला के अंदर रहते हैं और उनकी गवर्नमेंट इन एक्साइल बनी हुई है, 1959 में उन्होंने वो इंडिया में आ गए और इंडिया ने उनको शरण दे दी। तो इंडिया ने जब उनको शरण दे दी तो चीन को लगा कि जितने भी तिब्बत के जो रेबल्स हैं उनको साथ मिला के और इंडियन आर्मी दोनों सब मिलके हमारा जो हमारा जो तिब्बत के अंदर राज्य है इसके ऊपर ये हो सकता है कि ये आक्रमण करे। तो एक उनकी एक माइंड सेट था। तो इसलिए चीन ने एक अपने दिमाग में एक बात बैठाई, अगर हिंदुस्तान इसी प्रकार से चलता रहा और वो ये समझने लगे कि इंडिया समझता है कि हमने जो संयम से इनसे बातचीत करी है इतने पिछले 10 साल से, इंडिया समझता कि हम वीक है। तो इसलिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हिंदुस्तान को एक सबक सिखाना चाहिए ताकि आगे आने वाले वक्त में वो चीन का की बराबरी ना करे और चीन जो कहता है उस बात को वो माने। तो फैक्टर्स जिन्होंने उनके इस डिसीजन को इम्पैक्ट किया वो एनालिसिस के हिसाब से 3 है। सबसे पहला है कि इंडिया का टेरिटोरियल क्लेम्स जो है उनके हिसाब से चाइनीज के इलाकों के अंदर उस क्लेम को उन्होंने नकारा, न्यूट्रलाइज करना है, पहली बात। दूसरा, परसीव इंडिया की जो इंटेंशंस हैं कि तिब्बतन को सबवर्ट किया जाए और हो सके तो उस इलाके पे कब्जा किया जाए, उस चीज को भी खत्म किया जाए। और तीसरी बात, उनकी जो रोड थी अक्साई चीन के थ्रू जिंगजियांग को कनेक्ट करने की, उसकी सिक्योरिटी की। तो इसके ट्रिगर्स क्या थे? जो इमीडिएट कॉज होता है लड़ाई का, उसके 2 मेन ट्रिगर कॉज थे। एक तो हिंदुस्तान ने दलाई लामा को शेल्टर दिया था जिससे उनकी जो आशंकाएं थी और ज्यादा बढ़ गई थी और चीन की जो गवर्नमेंट थी चौ एन लाई, माओ त्से-तुंग, उनको हिंदुस्तान की बात पसंद नहीं आई। और दूसरी थी इंडिया ने, जब चीन ने अपने अपने हिसाब से जब आगे मिलिट्री की पोस्ट वगैरह बनाई और इंडिया ने उनका काउंटर करने के लिए 60 पोस्ट हमने बनाई एज ए पार्ट ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी, तो वो भी उनको पसंद नहीं आए और उनको लगा कि हिंदुस्तान अभी थोड़ा सा आउट ऑफ उनको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए।
इसलिए there was a requirement to punish India so that they submit to China. तो ये मेन रीजन थे। अभी देखते हैं मिलिट्री कैंपेन किस प्रकार से लॉन्च की गई। सबसे पहले तो इंडिया ये हिंदी चीनी भाई भाई का जो एक उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया और जिस प्रकार से डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़ी अच्छी तरीके से वो आपस में बात करते रहे, उससे हमारी जो इंटेलिजेंस थी, हमारे आईबी चीफ थे मिस्टर मलिक थे, उनके एनालिसिस के हिसाब से ये था कि चीन हिंदुस्तान के ऊपर हमला ना तो वो काबिल है और ना ही वो करे। एक ये बात ये जो मन स्थिति थी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने बताई और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो एप्रिसिएशन थे उनके हिसाब से ये था कि चीन हमला नहीं कर पाएगा। मिलिट्री लेवल के ऊपर हमारे ब्रिगेडियर साहब डीके पालित जो कि 7 ब्रिगेड कमांडर थे और सबसे आगे नामचौकी बैटल के अंदर थे, उनका सस्पेंड, हमारे जनरल साहब थे, जनरल जेएस ढिल्लन साहब जो उस इलाके में थे, उन सब का एप्रिसिएशन ये था कि चीन हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। छोटी मोटी ठीक है, पोस्टों के ऊपर हमारे आपस में हो सकता है सम कन्फ्रंटेशन हो जाए, लेकिन नेशनल लेवल पे इस प्रकार की कोई हरकत नहीं होगी। जब इस प्रकार का माइंड सेट था तो आर्मी जो थी किसी प्रकार से भी इस लड़ाई के लिए एकदम तैयार नहीं थी। ना उनके पास नफरी थी, ना साजो सामान था, ना लॉजिस्टिक थी, ना उनके पास कपड़े थे और ना ही उन्होंने कोई इस प्रकार से मिलिट्री प्लान्स बनाए हुए थे। क्या होता है कि जब भी इलाके का डिफेंस किया जाता है तो मिलिट्री उस इलाके के डिफेंस के लिए प्लानिंग करती है कि कितनी ट्रुप्स चाहिए हमको, कितनी तोपें चाहिए, कितने टैंक्स चाहिए और किस किस इलाकों के ऊपर हमको कब्जा करना चाहिए ताकि दुश्मन अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो उसको नकारा किया जा सके। ये कोई भी चीज उस वक्त मौजूद नहीं थी। और आपको एक बताएं, जितना भी बॉर्डर मैनेजमेंट उस वक्त था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करती थी। कहने का तात्पर्य ये है उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनको पूरा भरोसा था कि डिप्लोमेसी के थ्रू ये जो चीन के साथ हमारी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। हमारे कुछ सीनियर कमांडर्स थे उस वक्त में, एक थे जनरल थॉरौट साहब, उन्होंने भी इस बात को पॉलिटिकल हायरार्की बताया कि साहब इस इलाके के अंदर डिफेंस के लिए एमओडी को दे दिया जाए और मिलिट्री फौज लगाई जाए। लेकिन उस वक्त हमारी मिलिट्री जो पॉलिटिकल लीडरशिप जिसमें कृष्णा मेनन जी थे, वो हमारे मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने उनसे प्रस्ताव को नहीं माना और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, निश्चित रहिए, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और कोई इस प्रकार की हरकत नहीं होगी। उस तरफ चीन का क्या, चीन की क्या इंटेलिजेंस थी? चीन जिस तरह से आगे पोस्टें बढ़ाए थे और हमने ईस्टर्न सेक्टर के अंदर अपनी पोस्ट आगे बनाई, तो एक रिज है नाम का चुके ऊपर थागला रिज। तो चीन का बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस था उस वक्त नेफा के इलाके के अंदर, उनको मालूम था प्रिसाइजली कहाँ पर कितनी फौज, हिंदुस्तान की फौज है वहां पर, किन इलाकों में ये तैनात है, कितना समय इनको लगेगा अगर ये बॉर्डर तक पहुंचेंगे और कौन कौन से रास्ते हैं उनमें। उन्होंने बड़ी डिटेल प्लानिंग की हुई थी पिछले कई सालों से इस इलाके की। साथ के साथ 1962 का समर्स के अंदर उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी 2 डिविजन्स जो थी वो तिब्बत के अंदर वो ले आए थे। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि तिब्बत का जो इलाका है 14-15 हजार फीट की हाइट के ऊपर है। तो इस इलाके में अगर आपको लड़ाई करनी है तो आपको एक्मेटाइज करना होता है और पहाड़ी माउंटेनस हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, उसके अंदर माउंटेन वॉरफेयर की आपको सीख होनी चाहिए। तो ये जो 2 डिवीजन ये लेके आए, साथ के साथ 2 ब्रिगेड के आसपास बॉर्डर मैनेजमेंट की थी, ये पूरी जो फौज थी इन सब की इन्होंने एक्सरसाइजेस कराई, उनको एक्लिमेटाइज कराया। कहने का मतलब ये है कि चीन धीरे धीरे हमला करने की तैयारी कर रहा था और हमको इस बात की भनक भी नहीं, और उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो इस लड़ाई के लिए बड़ी अच्छी थी और बड़ा अच्छा उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग कर। तो चाइना के अंदर सेंट्रल मिलिट्री काउंसिल है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक लार्ज स्केल अटैक किया जाए और ये जो अटैक है हम ईस्टर्न सेक्टर के अंदर करें और ईस्टर्न सेक्टर के साथ साथ उसी समय वेस्टर्न सेक्टर के साथ भी हम लड़ाई करेंगे।
एक चीज और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने यकीन किया। उस वक्त इंडिया के जो रिलेशनशिप्स थे वो रशिया और यूएस दोनों के साथ, और यूके, जो तीन बड़ी पावर्स थी उस वक्त, बड़े अच्छे थे। तो उस वक्त क्यूबन क्राइसिस थी। तो जब ये हमला इन्होंने किया है, पहली जो स्क्रिमेशेस हुए हैं वो थागला रिज के ऊपर, वो 10 अक्टूबर को हुए हैं। तो क्यूबन क्राइसिस जो थी रशिया और यूएस के बीच के अंदर, वो प्रिसाइजली 10 अक्टूबर से लेकर 20-25 अक्टूबर तक इसी समय के दौरान थी, जिसकी वजह से उन्होंने टाइमिंग को इस प्रकार से फिक्स किया था कि अगर चाइना इंडिया के ऊपर हमला करता है तो उनके जो दोस्त हैं रशिया या यूएस या यूके, वो इस समय के अंदर वो बिजी रहेंगे और इनकी मदद नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से वो टाइमिंग करी। टाइमिंग का एक और भी वजह थी कि अगर उन्होंने मिड अक्टूबर के अंदर ये एक्शन शुरू किया तो उनके पास तकरीबन 2.5 महीने थे जिसके अंदर ये अपनी मिलिट्री कैंपेन कर सकते थे, क्योंकि दिसंबर के बाद इस इलाके के अंदर बर्फ पड़ने लगती है, और बर्फ जब पड़ने लगती है सारे पासेस हैं बंद हो जाते हैं। तो उस हालत के अंदर कोई भी मिलिट्री कैंपेन जो करना है बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो समय के हिसाब से बड़ी सूझबूझ कर इन्होंने अब अक्टूबर के अंदर जो था उनके अंदर ये अपनी स्कीम बनाई। चाइनीज का प्लान क्या था? अब 8 अक्टूबर को उन्होंने एडिशनल डिविजन जो थी उनको आगे की तरफ ले आए। 12 अक्टूबर को नेहरू जी ने डिक्लेयर कर दिया कि जितनी भी चाइना की पोस्ट हैं और ट्रुप्स हैं, हमारी जो मैकमोहन लाइन, हमारी जो परसीव्ड मैकमोहन लाइन है, उस लाइन के अंदर जो घुसाए हैं कि इंडियन आर्मी उनको पीछे धकेल देगी। 14 अक्टूबर को उनका एक सरकारी अखबार है जिसको बोलते हैं पीपल्स डेली, उन्होंने चाइना की तरफ से इंडिया को एक वार्निंग भेजी कि आप लोग समझ जाइए, बात हमारी मान लीजिए, वरना उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। 16 अक्टूबर को उन्होंने वॉर प्लान जो फाइनली इनका पॉलिटिकल लेवल के ऊपर है उसको अप्रूव कर दिया, और 18 अक्टूबर को ये फाइनल अप्रूवल इन्होंने दे दिया। और उन्होंने किस प्रकार से अप्रूवल दिया? उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे बोला कि इंडिया हमारे इलाके में आ गया है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत हमने पोस्ट कंपनी बना ली थी। तो चाइना बोलता है कि हमने सेल्फ डिफेंसिव काउंटर अटैक, कि चाइना सेल्फ डिफेंस में इंडिया के ऊपर काउंटर अटैक कर रहा है, ना कि हमला कर रहा है। तो देखिए शब्दों का हेर फेर इस प्रकार से करके चाइना ने फिर इसको लॉन्च किया, ताकि लीगली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब भी सवाल जवाब होंगे इनके इंटेंशंस के ऊपर, तो इसको अपने आप को ही डिफेंड कर पाए। और 20 अक्टूबर को उन्होंने पूरा हमला कर दिया। अब जो चाइनीज ऑफेंसिव आया, 20 अक्टूबर को मेन था, दो इलाकों में आया। एक तो अक्साइचिन के इलाके में, वेस्टर्न सेक्टर में, और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जो कि नेपाल का इलाका। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर उन्होंने जो नामकाचू नदी है, नाला है, उसके दोनों बैंक्स के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश करी। और वेस्टर्न सेक्टर के अंदर पीएलए ने इंडिया की जो पोस्ट नहीं बनी थी उनको पीछे, उनका जो परसेप्शन ऑफ एलईसी है और या उनकी बॉर्डर है उसके हिसाब से वो पीछे धकेलना चाहते थे। और जिस तरह से इन्होंने कैंपेन अपनी प्लान करी और ये टर्नआउट हुई, इसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा था 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी जो क्लेम लाइन है वहां तक हम पहुंच जाए। और दूसरा हिस्सा, और उसके बाद हम डिप्लोमेटिक ऑप्शंस करेंगे, इंडिया को बता देंगे जब अपनी क्लेम लाइंस हमने कैप्चर कर ली है। और दूसरा जो हिस्सा जो इंडिया क्योंकि माना नहीं, 14 नवंबर से 20 नवंबर तक हुआ, उसके बाद उन्होंने यूनिलेटरली अपनी सीज फायर कर। ना ये पूरी स्कीम किस प्रकार से अनफोल्ड हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो नक्शा आपके सामने है, ये नक्शा तवांग का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये देखिए जो लाइन है, ये आपकी मैकमोहन लाइन है, करेक्ट। ये तवांग का इलाका है, इसके पश्चिम में ये इलाका है। एक ये रिज है थागला रिज, और ये नीचे है
नामकाचू उसके थागला रिज के नीचे नाला है, और उसके इधर एक धोला और हाथोंगला हमारे यहाँ पासेज है इस इलाके। ये जो थागला रिज जो, तो पहला जो 20 से 24 तारीख का जो ऑपरेशन हुआ, उन्होंने पहला जो किया था 10 अक्टूबर के ऊपर थागला रिज के ऊपर और के यहाँ पर छोटी छोटी दो जगह पर हमारी लड़ाई हुई। उसके बाद 20 अक्टूबर का मेन हमला उनका आया नामकाचू के इलाके के अंदर, जो कि 22 तारीख तक जो चीन का के क्लेम इलाके थे, उन्होंने पूरा नामकाचू इलाका जो था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। 22 के बाद 23 तारीख को उन्होंने तवांग के इलाके के अंदर हमला किया और तवांग को उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जब तवांग और नामकाचू का इलाका, ये इनकी क्लेम लाइन थी। चाइना बोलता है जो वाटरशेड है, हम बोलते हैं ये जो लाइन है इसके हिसाब से है, ऊपर थागला के हिसाब से है। चाइना बोलता है नो, तवांग जो है वो हमारे हिस्से में तिब्बत में आता है, और उनके हिसाब से जो वाटरशेड लाइन है वो तकरीबन इस लाइन के अंदर। तो उन्होंने तवांग पे कब्जा कर लिया। 24 तारीख के बाद फिर उन्होंने 3 हफ्ते का गैप दिया, और इस गैप के अंदर डिप्लोमेटिक उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, और लेकिन वो भी एक प्रकार का उन्होंने, एक प्रकार की उनकी चाल थी, क्योंकि इन लड़ाई के अंदर उनकी काफी कैजुअलिटीज हो गई थी। उनकी लॉजिस्टिक्स वगैरह बिल्डअप करने के लिए टाइम था, क्योंकि अगले फेज में जो लड़ाई इनको करनी थी उनकी काफी भारी तादाद में फौज जानी थी, और जब भी आप हमला करते हैं उससे पहले लॉजिस्टिक्स जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि राशन है, पानी है, एम्यूनिशन है, तोपे हैं, उनका एम्यूनिशन है किस प्रकार से जाएगा, रास्ते क्या है, अगर रास्ते नहीं तो रास्ते बनाए जाए। इस सारी कार्रवाई को करने के लिए उन्होंने 3 हफ्ते लगाए, और उसके बाद से उन्होंने नेक्स्ट फेज किया। मोटे मोटे तौर पर 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक सेकंड फेज उन्होंने किया, और इस सेकंड फेज के अंदर तवांग से एक रोड चलती है, तवांग से नीचे आते हैं, एक तवांग चो है बिल्कुल नीचे, नीचे फिर ऊपर पहाड़ी है, सेला पास है, वो तकरीबन 14,000 की हाइट है उसकी। उसके बाद पीछे धरांग जोंग है, वो इलाका है जहाँ पे डिफेंस किया जा सकता है, और पीछे बॉम्बडिला है, बॉम्बडिला के अंदर डिफेंस किया जा सकता है। तो इन तीनों इलाकों के ऊपर जो है चाइना ने 14 से 20 नवंबर के अंदर आगे चल के कैंपेन करी और इन इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये 2 हिस्सों के अंदर ये पूरी कैंपेन ईस्टर्न सेक्टर के अंदर हुई। अब इसकी और फाइनल डिटेल है वो आपको हम बताते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में 1962 61 के आसपास कोई भी फौज वहां पर नहीं थी, सिर्फ एक डिवीजन थी, 4 डिव, और उसमें एक उसकी ब्रिगेड थी दार्जिलिंग के अंदर, यानी कि सिक्किम के इलाके के आसपास। दूसरी एक ब्रिगेड थी जो कि अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे लड़ाई हुई थी, कैमेंग सेक्टर इसको बोलते हैं, तवांग वगैरह का इलाका। और तीसरी जो ब्रिगेड थी, बाकी का जो आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश है, ईस्टर्न एरिया जो है उसके अंदर। तो 1000 किलोमीटर के इलाके में सिर्फ एक डिवीजन थी। तो आप लगा सकते हैं किस प्रकार से इसका डिफेंस होगा। तो काफी कमजोर डिफेंस था इस इलाके के। अब मेन जो प्रॉब्लम, जो फॉरवर्ड पॉलिसी जो हमने अख्तियार करी, वहां पर मेन जो प्रॉब्लम जो आ रही थी वो थागला रिज के ऊपर आ रही थी। थागला रिज इंडिया बोलता है कि हमारा है, चाइना बोलता है हमारा है, और उसमें जो मैकमोहन लाइन जो है, तो उस मैकमोहन लाइन की जो सैक्टिटी है उसको, और मैकमोहन लाइन चाइना के हिसाब से है वो है कि नामकाचू के साउथ की तरफ है, और इंडिया बोलता है नामकाचू से नॉर्थ की तरफ। इसलिए 1959 के अंदर एक असम राइफल की पोस्ट खिदमाने है उस एरिया में, उस इलाके के अंदर वो पोस्ट बनाई गई, जिसको चाइनीज ने उसको हमला किया और उसको वापस भेज दिया। इंडिया ने दोबारा से इस पोस्ट को रीऑक्यूपाई कर लिया, और जून 1962 के अंदर जो हमारा जो जहाँ पे हमारी धोला एक जगह है, धोला पास है, उसके नीचे नामकाचू नीचे वाले स्लोप के अंदर धोला पोस्ट एक हमने वहां पे कायम कर। अब धौला पोस्ट जो थी, मैप पे जो मैकमोहन लाइन है उसके तो नॉर्थ में थी, लेकिन जो थागला रिज है उसके साउथ के अंदर है, और
हमारे हिसाब से जो वाटर शेड है वो थागला रिज के ऊपर था। तो यहाँ पे ये पोस्ट लगा ली और इस पोस्ट को चाइना ने प्लानिंग करी कि इस पोस्ट को हम हटाएंगे। और 10 अक्टूबर को जब हमने लड़ाई शुरू करी तो उस वक्त 7 जो ब्रिगेड थी, 7 ब्रिगेड को आगे लेके आए। उस वक्त जो तेजपुर से चल के ये तवांग तक जो सड़क है आज की तारीख के अंदर बड़ी अच्छी, वो सड़क एक इस प्रकार से जिसपे एक जीप या एक छोटी गाड़ियां जा सकती थी, टूटी फूटी सड़क थी। तो इसलिए ये जो ब्रिगेड को जब लेके वापस आए, जब चीनियों का जमाव जमाव जो था थागलाई रिज के पीछे यकीन किया गया, तो उसमें आने के अंदर काफी समय इनको लग गया। पैदल पैदल मार्च करके ये लोग पहुंचे थे। और ये जो था, ये जो धौला पोस्ट थी उसके ऊपर उन्होंने 600 तकरीबन चीनियों ने हमला कर दिया था 8 सितंबर के ऊपर। ना ये जो तारीख है 8 सितंबर, ये बड़ी सिग्निफिकेंट रखती है। आगे जब आगे चलेंगे, जब हमारी संधि हुई थी बाद में सीज फायर, उसके बाद इंडिया का कहना ये था कि 8 सितंबर से पहले जो हमारी पोजीशन थी उस पोजीशन में हम वापस जाएंगे। ये एक तारीख अपने ध्यान में रखिए। 7 ब्रिगेड जब इस इलाके में आए उसकी 4 पटनी थी, 9 पंजाब, 4 ग्रेनेडियर्स, 19 गुरखा राइफल्स और उसके साथ के अंदर 2nd राजपूत। तो इस ब्रिगेड को नामका चू के इलाके में नामचा के ऊपर 5 ब्रिजेस थे, उन ब्रिजेस के ऊपर इनको लगाया गया। ये इलाका काफी बड़ा है। तो ये जो जब डिप्लॉयमेंट हुआ तो डिप्लॉयमेंट छोटी छोटी कंपनियों के अंदर आया और काफी एक दूसरे से डिसजॉइंटेड थी। दूसरी तरफ चाइना ने जो अपनी फौज इस इलाके के अंदर लेके आए, उसमें थी एक फोर्स 419 जिसमें 3 ब्रिगेड्स थी, एक 11 इन्फेंट्री डिवीजन थी। इसके अलावा तिब्बत के अंदर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 2 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थी। इसके साथ आरटी तोपखाना जो है, बाकी इंजीनियर एलिमेंट है, लॉजिस्टिक्स के जो एलिमेंट है वो थे। ये पूरी जो फौज थी, ये पूरी आज की तारीख में हम जो बोलते हैं कोर स्ट्रेंथ, 3 डिविजन्स के इनकी प्रॉपर इनकी डिविजन्स थी और उनकी पूरी लॉजिस्टिक थी। और उनके सामने हमारी सिर्फ एक 7 ब्रिगेड थी, वो भी जिसके पास हथियार, एम्यूनिशन, कपड़े तक भी उनको सर्दियों के हिसाब से नहीं थे उनके पास। इस स्लाइड में आप देखिए 10 अक्टूबर को यहाँ पे ब्रिगेड कमांडर साहब थे, उन्होंने बोला कि ये सामने ये थागला जो रिज है, फॉरवर्ड इसके फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो उन्होंने 2 राजपूत को बताया, यहाँ पे एक पास है यमसोला, कि इसके ऊपर कब्जा करें। तो लेकिन बाद में ये विचार किया गया, इंस्टेड ऑफ पूरी बटालियन भेजने के लिए इस इलाके में पहले पेट्रोल भेजते हैं। सो 50-55 की एक पेट्रोल 2nd राजपूत की इस इलाके में गई। लेकिन जब पेट्रोल पहुंची तो देखा कि वहां पर चाइनीज ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए और चाइना वालों ने इस पेट्रोल को चारों तरफ से घेर लिया। दूसरी तरफ 9 पंजाब की एक कंपनी को मेजर चौधरी उनके कंपनी कमांडर थे, उनको ये नामका चू है ये, और ये दूसरा है म्योम जोंग चू। नामका चू को पार करके यहाँ पे सेंगजोंग इलाका है, सेंगजोंग के इलाके में कि यहाँ पे कंपनी की पोस्ट बनाई गई, उनको भेजा। जब ये पोस्ट यहाँ पर आई तो इसके ऊपर चाइना ने हमला कर दिया 10 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग। इससे पहले कि इंडिया कारपोला एक ऊपर पास है, इसके ऊपर वहां तक पहुंचते इस रिज के ऊपर, उन्होंने इसी इलाके के अंदर इस पे हमला कर दिया और हमले में काफी कैजुअलिटी आई। और ये जो 9 पंजाब की कंपनी बड़ा अच्छा इन्होंने लड़ाई करी और काफी इनकी भी कैजुअलिटी और चाइना की भी काफी इन्होंने कैजुअलिटी करी। फिर बाद में ये प्लान किया गया कि इस कंपनी को यहाँ पे रखना मुश्किल पड़ रहा है तो इसको वापस लेते हैं। तो कंपनी को वापस लिया, लेकिन जब तक ये कंपनी मूव करने लगी तब तक चाइनीज इस इलाके के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। तो 10 अक्टूबर को इस प्रकार से जो हमारी 2 जो आगे जाने की जो हमारी जो छोटे छोटे ऑपरेशन थे, इनको चाइना ने नकारा कर। इस लड़ाई के अंदर मेजर चौधरी, सिपाही राम और नायक चैन सिंह, इनको बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया और काफी अच्छी इन्होंने लड़ाई कर दी और काफी चीनियों की कैजुअलिटीज की। अभी देखते हैं 20 अक्टूबर को जो मेन हमला आया है नामका चू के इलाके में, किस प्रकार से आया है। ये आप देखिए, ये जो स्टार जो बना रखे हैं ये इलाके हैं, ये नामका चू का नाला है। इसके ऊपर यहाँ पर 7 ब्रिगेड की चारों पटरियों को
उनकी कंपनियां लगाई थी। लेकिन इस डिफेंस के अंदर एक बहुत बड़ी खामी थी। नॉर्मल जब आप डिफेंस लेते हैं, पहाड़ी के ऊपर वाले इलाके जो हैं, डोमिनेटिंग हाइट्स, उसके ऊपर आप बैठते हैं ताकि दुश्मन को पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़े, और जब वो चढ़ते हैं तो उनके ऊपर कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की जा सके। लेकिन ये जो डिफेंसेस लगाए गए इस इलाके के अंदर, वो नीचे के लोअर स्लोप्स के ऊपर चढ़े, वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इंडिया के। तो 20 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5, 5:15 के आसपास, चाइना की 11 डिवीजन ने इस इलाके के अंदर हमला किया। एक तो वो सामने से आए, और हमारा जो डिफेंस लगा था, ये जो छोटी छोटी ब्रिजेस है 4-5, ये था कि इन ब्रिजेस को इन्होंने कवर किया हुआ था, और ये अंदेशा था कि ये ब्रिज को पार करेंगे। लेकिन चाइनीज ने क्या किया, उन्होंने ब्रिज से नहीं पार किया। इन नालों में पानी बड़ा कम होता है, उन्होंने अपने इस नालों को पैदल करके पार कर लिया, फोर्ड कर लिया, और धीरे धीरे करके हमारी जो डिफेंस है उनके पीछे की तरफ चली, और पीछे जाने के बाद जो टेलीफोन की लाइन थी उनको भी काट दिया। तो सामने से हमला, साइड से हमला, और पीछे से हमला, इस प्रकार से पूरे दिन करीब सुबह 5 बजे से इन्होंने हमले करने शुरू करे। 9-10 बजे तक इस इलाके के अंदर जितनी भी हमारी कंपनियां ये यहाँ पे डिप्लॉयड थी, उनको उनके ऊपर काफी उन्होंने तबाही की। सेकंड राजपूत के ऊपर मेन इनका हमला आया, और सेकंड राजपूत ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी से इस हमले का मुकाबला किया, और उनकी काफी ज्यादा कैजुअलिटीज इस इलाके के अंदर, क्योंकि टेलीफोन तार काट दिए गए थे और पहाड़ी इलाका है, तो इसमें रेडियो की जो कम्युनिकेशन, वो भी कम्युनिकेशन बड़ी खराब थी। और उस वक्त के रेडियो सेट थे वो इतने एडवांस नहीं थे जिस प्रकार के आज की तारीख में है। तो कंपनी कमांडर्स का बटालियन कमांडर्स के साथ, बटालियन कमांडर्स का ब्रिगेड कमांडर्स के साथ जो एक लिंक है, कम्युनिकेशन लिंक, वो टूट चुका था। तो कमांड एंड कंट्रोल में बड़ी मुश्किल आ रही थी। और उस वक्त जिस तरीके से चाइनीज ने, पूरी डिवीजन ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था, और ये हाई ग्राउंड से लोअर ग्राउंड की तरफ हमारे ऊपर हमला कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या था, जवानों को ट्रेंचेस में बाहर निकलना पड़ा और उनका सामना करना। तो इसी हालत के अंदर फिर ये विचार किया गया कि इस इलाके को हम यहाँ से हम विड्रॉ कर जाते हैं। तो यहाँ पे 19 GR थी, यहाँ पे पंजाब है, सेकंड राजपूत है, 4 ब्रिगेडियर्स है। इनको बताया गया कि आप लोग वापस आ जाएं, तो वो धीरे धीरे करके वो पीछे की तरफ आने लगे। जब वो पीछे आने लगे थे, चाइनीज ऑलरेडी ऊपर इन इलाकों में बैठे थे, उनको एम्बुश किया, काफी कैजुअलिटीज करी, और काफी प्रिजनर ऑफ वॉर उन्होंने लिए इस इलाके के अंदर। ये है 20 तारीख। तो 20 तारीख को तकरीबन बाई मिड डे, तो नामकाचू के इलाके के अंदर जो लड़ाई हुई, जो कि 1962 की बड़ी लड़ाइयों में से एक लड़ाई रही है, वो तकरीबन समाप्त हो चुकी थी। और उसके बाद चीनी जो सैनिक थे, वो इस इलाकों को पार करके पीछे के इलाके के अंदर हाइट्स के ऊपर थागला, धोला धोला, इन इलाके, तंगधार, लुम्पो, इन इलाकों के अंदर वो आने लगे। सेकंड राजपूत, जिसका आपने जिक्र किया कि बहुत बहादुरी से इन्होंने इस इलाके के अंदर लड़ाई करी, 513 उनके अदर रैंक थे, उनमें से 242 उन्होंने वीर गति को पार किए, वो 81 में वुंडेड हो गए उन्होंने, और 90 जो थे वो उनको प्रिजन ऑफ वॉर ले लिया। खाली 60 आदमी ऐसे थे जो कि पीछे की तरफ निकल पाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घमासान लड़ाई होगी, और हमारे रणबांकुरों ने किस प्रकार से डिफेंस सही जगह पर ना भी होने बावजूद, एमुनिशन ना होने के पूरी होने के बावजूद भी किस प्रकार से उनसे लोहा लिया। इस लड़ाई के अंदर चीन के भी काफी ज्यादा कैजुअलिटी थी। एक एस्टिमेट के हिसाब से 200 से 300 चीनी इस इलाके के अंदर मारे गए थे। दूसरी जो गुरखा राइफल थी, उन्होंने भी काफी अच्छा यहाँ पे लड़ाई करी। उनके 80 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 44 वुंडेड और 102 कैप्चर हुए। पूरी 7 ब्रिगेड ने टोटल इस 20 तारीख की लड़ाई के अंदर 493 मैन जो थे वो उनके शहीद हो गए। और CO2 राजपूत जो थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रिक, वो उनको प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ लिया। अभी देखते हैं 21 तारीख को कहाँ पे लड़ाई हुई। 20 तारीख तक ये जो इलाका है, इस इलाके को उन्होंने कब्जा कर लिया। 20 और 21 रात को वो धीरे धीरे पीछे आए, और 21 तारीख को वो लुम्पो
का इलाका, ये पूरी जो धौला हतुंगला इस इलाके को उन्होंने पकड़ लिया। साथ के साथ एक दूसरी उनकी जो फौज की एक टुकड़ी थी, ये जो आपका म्योंगजोंग चू है, उसके दाहिनी तरफ से होके पहाड़ी के साथ साथ पगडंडियों से होती ये आई और आके जिमिथांग, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर होता था, उस इलाके तक वो पहुंच गए। ये जो फौज आ रही थी, ये थोड़ा एक दिन थोड़ा लेट होगी, जिसकी वजह से ये दो पलटन जो 4 ग्रेनेडर्स थी, वो आसानी से जिमिथांग के इलाके में आई और पीछे की तरफ वो फिर चली गई, विड्रॉ कर ली। राजपूत और गुरखास में मैंने जैसा पहले बताया काफी कैजुअलिटीज हो गई थी और 22 तारीख तक इस इलाके के अंदर 7 ब्रिगेड जो थी उसकी काफी कैजुअलिटीज हो गई और ये पूरा इलाका चीन के कब्जे के अंदर आ गया और 7 ब्रिगेड एज ए कोहेसिव फोर्स नहीं रही उसके बाद। अभी आते हैं, आपका ध्यान करते हैं तवांग के ऊपर। मैंने जैसे पहले बताया था कि 20 अक्टूबर की जो लड़ाई हुई थी वो 20 से 24 तक हुई थी। इसमें मैंने आपको भी बताया कि 20 से 22 तारीख तक नामकाचू के इलाके के अंदर चीन का कब्जा हो गया और नामकाचू जो है तवांग से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है। अब ये देखिए, ये तवांग है। तवांग ये जो है, ये सामने की तरफ ये मैकमोहन लाइन या एलएसी है इस इलाके के अंदर। इस इलाके के अंदर 23 तारीख को नामकाचू में लड़ाई समाप्त होगी या चीन ने कब्जा कर लिया 22 तारीख को। अब 23 तारीख को एक मेन फोर्स 416 फोर्स के साथ चीन ने तवांग के ऊपर कब्जा करने की स्कीम बनाई और उन्होंने यहाँ पर हमला किया। यहाँ पे आप पहला स्टार देख रहे हैं। इस स्टार पर असम राइफल की एक प्लाटून थी, उसके ऊपर 23 तारीख की सुबह हमला आया। प्लाटून को इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद थोड़ा पीछे फर्स्ट की एक कंपनी माइनस इस इलाके के अंदर थी, जिसके अंदर काफी देर तक काफी लड़ाई हुई और चीनियों के ऊपर काफी कैजुअलिटीज हुई। और इस लड़ाई के अंदर उनके जोगिंदर सिंह जो थे, वो प्लाटून कमांडर थे और उन्होंने काफी लड़ाई करी और पर्सनली उन्होंने एलएमजी अपने हाथ में ली और चीनी जो इस इलाके पर हमला कर रहे थे, काफियों को उन्होंने ढेर कर दिया। उनको इस काम के लिए उनको आगे चलकर परमवीर चक्र से नवाजा गया फर्स्ट सिख के थे। इसके बाद इस इलाके के अंदर 4 गढ़वाल एक पलटन थी और फर्स्ट सिख थी यहाँ पर। तो तवांग की तरफ जितने भी ये ट्रैक्स हैं जो आप देख रहे हैं, लाल जो तीर है, इन सारे तीरों के ऊपर चीन जो है मल्टीपल डायरेक्शन से तवांग को इन्होंने घेरना शुरू किया। जब तवांग को पूरी तरह से घेर लिया तो उस वक्त हमारे हायर कमांडर्स जो थे, जीओसी फोर्ड ने, उन्होंने ये बोला कि साहब यहाँ पे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्यों आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। इससे बेहतर होगा कि आप यहाँ से विड्रॉ कर जाइए। विड्रॉ करके उससे अगला जो हाई ग्राउंड है, नीचे एक डिप्रेशन है यहाँ पे जिसमें तवांग चू एक नाला है, उसको पार करके ऊपर सेला हाइट है जिसकी हाइट 13 से 14,000 फीट है। काफी डोमिनेटिंग ग्राउंड है इस इलाके के अंदर। तो हम जो मेन बैटल देंगे इस इलाके के अंदर। इस हुक्म के ऊपर ये 4 गढ़वाल और 160 वो उन्होंने यहाँ पे ब्रिज है उससे होते हुए आगे सेला के ऊपर वो डिप्लॉय कर गए और 24 तारीख की सुबह तक पूरा तवांग का जो इलाका है बिना किसी मेजर लड़ाई के चीन के हिस्से में आ गया। तो अभी आप देखें, नामकाचू और तवांग का इलाका जो कि चाइना ने अपने क्लेम के इलाके थे, 24 तारीख तक उन्होंने इन इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सूबेदार जोगिंदर सिंह बाद में चल के जीसीओ बने थे, जिनको कि परमवीर चक्र से नवाजा गया था 23 अक्टूबर 1962। उनका एक मेमोरियल भी है इस बुमला के इलाके के अंदर। ये जो फोटो है, इस फोटो में 7 ब्रिगेड के सारे कमांडर्स हैं। ये ब्रिगेड कमांडर साहब है, ब्रिगेडर दानवी हैं। ये कर्नल रतन सिंह है जो कि असम राइफल के सीओ थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बलवान सिंह है, लेफ्टिनेंट कर्नल अहलुवालिया और लेफ्टिनेंट कर्नल रिक। ये सब के सब आगे पूरी लड़ाई के बाद चल के तकरीबन ये सब के सब प्रिजनर ऑफ वॉर बने। अब जब ये लड़ाई इधर नामकाचू और तवांग में चल रही थी, तो अगर आप ध्यान करें अरुणाचल प्रदेश के नक्शे में, तो सबसे राइट में जो है ईस्टर्न मोस्ट जो इलाका है लोहित, वहां पे एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है।
तो लोहित वैली के अंदर भी वहां पर चाइना ने आके 22 तारीख को वोलोंग के इलाके के अंदर हमला किया। काफी बड़ा इन्होंने हमला किया था। उस वक्त 4-6 की एक पलटन थी वहां पे थी। उन्होंने मल्टीपल टाइम उन्होंने हमला किया और इस हमले को उन्होंने नकारा कर दिया। तो वोलोंग के अंदर 24 तारीख तक जो था वो उस पे कब्जा नहीं कर पाए। काफी कैजुअलिटीज हो चुकी थी और 25 अक्टूबर तक अगेन उन्होंने इसकी कोशिश करी, लेकिन फोर्स ने उनके जो कार्रवाई थी उसको उन्होंने विफल कर दी। अभी देखते हैं 20 से 24 तारीख तक वेस्टर्न सेक्टर यानी कि अक्साई चीन के इलाके में क्या हो रहा है। अक्साई चीन के अंदर भी 20 अक्टूबर को साइमल्टेनियसली चीन ने हमला किया। देखिए क्या फौज थी। इंडिया की उस इलाके में एक ब्रिगेड थी, 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड। उनके कमांडर थे ब्रिगेडियर टी.एन. रैना, जो कि आगे चल के आर्मी चीफ भी बने। इस ब्रिगेड के अंदर 18 गुरखा राइफल्स थी, 5 जाट थी जो गलवान के इलाके में थी, और 18 जो गुरखा राइफल थी वो पेंगोंग सो लेक है। अभी पीछे जो हमारे सैनिक आमने सामने, काफी आपने नाम सुना होगा, पेंगोंग सो लेक, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक, वो उस इलाके के अंदर 18 गुरखा राइफल लगी हुई थी। 5 जाट गलवान के इलाके में थे, जहाँ पे 15 जून के अंदर हमारे वीर सिपाहियों ने चाइनीज को काफी अच्छी तरह से पिटाई करी थी उनकी। और 7 जेएन के मिलिशिया जो थी वो डीबीओ दौलत बेग ओल्डी के अंदर लगी हुई थी। जब ये चीन की जो फौज थी इस इलाके के अंदर उनका जमाव देखा गया, तो 2 पटलियां और इस ब्रिगेड के अंदर भेजी गई, एक 1 जाट और 13। तो 13 कुमाऊं को स्पेंगोर गैप जो साउथ ऑफ पेंगोंग से है उसके भी जो हिल्स हैं, मैं आगे आपको नक्शे पे दिखाऊंगा, उस इलाके के अंदर तैनात किया गया। इस वक्त चाइना की जो फौज थी उसमें 3 इन्फेंट्री की रेजिमेंट, चाइना की जो रेजिमेंट है वो एक ब्रिगेड के बराबर होती है, तो 3 ब्रिगेड्स यहाँ थी। इसके अलावा एक बटालियन थी 10th इन्फेंट्री रेजिमेंट की, और एक दूसरी बटालियन थी 11 इन्फेंट्री रेजिमेंट की। इसके अलावा इनके पास कैवलरी भी थी, टैंक थे, और आर्टिलरी और लॉजिस्टिक्स के भी और साधन और सामान था इस तरह। तो फौज के हिसाब से चाइना की जो फौज थी इस इलाके में हमसे ज्यादा थी। अब चाइनीज का जो ऑफेंसिव आया, ऑफेंसिव में उनकी प्लानिंग ये थी, हमारी जो 43 पोस्ट फॉरवर्ड जो हमारी पॉलिसी थी उसमें जो बनाई गई थी उनको न्यूट्रलाइज करने। और इनमें जब जिस प्रकार से उनके हमले आए उसमें ये देखा गया कि उनकी जो प्रायोरिटी थी वो डीबीओ सेक्टर और गलवान के इलाके के अंदर, और इनका जो ऑफेंसिव था जो ईस्टर्न सेक्टर में उसके साथ सिंक्रोनाइज किया। 20 अक्टूबर को चाइना ने चिपचाप वैली जो है गलवान वैली के पास है, और गलवान वैली को कैप्चर कर लिया, और पेंगोंग सो की दोनों तरफ उनकी फौज आ गई सामने। जब गलवान वैली के अंदर जो हमारी पोस्ट थी उनको चाइना ने घेर लिया, तो उनकी रीएनफोर्समेंट के लिए कोई भी जरिया नहीं था कि उनको रीएनफोर्स किया जा सके। वो बाद में निकल के 18 जीआर जो थी, 18 जीआर पेंगोंग सो लेक के नॉर्थ बैंक में, आपने सुना होगा अभी पीछे टीवी वगैरह में फिंगर 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो फिंगर 8 के पास ये है सिरजाप जो है नदन बैंक, वहां पर हमारी पोस्ट थी, और वो पोस्ट 18 गुरखा राइफल के नीचे थी, और उनके जो कमांडर थे वो मेजर धन सिंह थापा थे। जब इनके ऊपर हमला आया, ये हमला आया आपका 21 अक्टूबर, तो इस टुकड़ी ने बहुत मुस्तैदी से चाइना के अटैक को विफल करा, और काफी उसके अंदर कैजुअलिटी हुई। लेकिन चाइना ने बार बार अटैक करके इस इलाके को चारों तरफ घेर लिया, और काफी हमारे ट्रूप्स को उन्होंने मार दिया। उसके अंदर बहुत वीरता के लिए उनके जो कंपनी कमांडर थे मेजर धन सिंह थापा, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, और उनकी बॉडी नहीं मिली, ये यकीन कर लिया गया कि वो लड़ाई के अंदर मारे गए। लेकिन बाद में जब सुलह हो गई और सीज फायर हो चुकी थी, तो सीज फायर के बाद जो प्रिजन ऑफ वॉर की जो लिस्ट दी गई उसके अंदर इनका नाम था। तो आगे चल के मेजर साहब जो थे वापस जिंदे आए, और उनको
उन्होंने पीवीसी अपना उनको दिया गया। इसके अलावा बाकी भी जो भी आउटपोस्ट थी इस इलाके के अंदर, चाइना ने बड़ी आसानी से इनको इलाकों में कब्जा कर लिया। और इस वक्त जो ब्रिगेड कमांडर थे उनका ये विचार था कि बजाय इनको कि छोटी छोटी पोस्ट जो टेक्निकली नहीं साइटेड थी, पॉलिटिकल हिसाब से ज्यादा था कि अपना अपना शो ऑफ फोर्स दिखाओ, बजाय उनको गंवाने के, तो उनकी ये स्कीम थी इनको पीछे लेके आते हैं और ऐसे इलाकों के अंदर डिप्लॉय करेंगे जहां पे डिफेंस बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और 22 अक्टूबर तक जितनी भी चुशूल के इलाके के अंदर पोस्ट थी, उन पोस्टों के ऊपर काफी दुश्मन का प्रेशर था। यह है मेजर धन सिंह थापा 18 GR, जो कि सिरजाब के लड़ाई के अंदर इस 21 अक्टूबर को पीवीसी में प्रदान किया गया। अब जैसा मैंने पहले बताया, ब्रिगेड कमांडर ने जो प्लानिंग की थी, धीरे धीरे करके अपने अच्छे डिफेंसिव इलाकों के अंदर हम डिप्लॉय करेंगे, उसके अंदर ये डिप्लॉय होंगे और जितनी छोटी छोटी पोस्ट थी उनको एवेक्यूएट कर लिया। डीबीओ वहां से भी हमने विड्रॉ कर लिया और पीछे वाले इलाकों में इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे अपने को रीग्रुप करना शुरू किया। और 26 अक्टूबर को इस पूरे इलाके के अंदर और भी फौज इंडक्ट की गई, रीएनफोर्समेंट आ गए और उनको कंट्रोल करने के लिए एक नया डिव हेडक्वार्टर बनाया गया जिसको 3 हिमालयन डिवीजन बोलते हैं, वो इस इलाके के अंदर आ गई। इसके बाद इस इलाके का कमांड कंट्रोल था वो 3 डिव के नीचे आ गया और इसके नीचे 70 ब्रिगेड और 163 ब्रिगेड है और साथ में आर्टिलरी और एक ट्रुप एएमएक्स टैंक्स के, उनको भी 3 डिव को दिया। तो आगे सेकेंड फेज के अंदर जब हम इस लड़ाई का बयान करेंगे तो उसमें जो एडिशनल ट्रुप्स आई है उनका भी डिस्कशन होगी। अब 24 अक्टूबर जब चीन ने अपना जो इनिशियल मुद्दा था वो हासिल कर लिया तो उन्होंने 3 हफ्ते का एक लल इन द बैटल। इस दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुमला तवांग के अंदर, बुमला से तवांग ये तकरीबन 30-33 किलोमीटर का है इलाका है, डिस्टेंस है। इस इलाके के अंदर एक सिर्फ ट्रैक थी, लेकिन अगर बड़ा हमला आपको करना है सेला के ऊपर और आगे दूसरे इलाकों के अंदर, तो जरूरी है कि पूरा साजो सामान, लॉजिस्टिक्स, जवान, आर्टिलरी, उन सबको लाने के लिए रोड की जरूरत है। तो 3 हफ्तों में चाइना ने ये 30 किलोमीटर की रोड बुमला से तवांग तक बनाई। फिर तवांग से नीचे तवांग चू है, नीचे 10-12 किलोमीटर नीचे जाके, उससे भी ज्यादा, उस इलाके तक की जो रोड थी उसको इम्प्रूव किया। जब फोर्ट गढ़वाल और फर्स्ट सिख सेला की तरफ वापस जा रहे थे सेला के ऊपर डिप्लॉयमेंट के लिए, तो तवांगचू के ऊपर एक ब्रिज था, उस ब्रिज को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि चीन की फौज इस इलाके से ना आ पाए। तो चीन ने उस ब्रिज को भी, उसकी भी मरम्मत करके ब्रिज को उन्होंने तैयार कर दिया। और साथ के साथ तवांग के अलावा उसके तवांग के वेस्ट में और ईस्ट में काफी इनकी फौज थी जो कि आगे हमले के लिए तैयारी कर रही थी। उन सारी फौज को धीरे धीरे इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना इस इलाके में शुरू किया। उनकी जो लॉजिस्टिक थी, म्यूल्स के ऊपर उन्होंने एम्यूनिशन, राशन वो लादना शुरू किया। और जिन ट्रैक्स के ऊपर हमारे हिसाब से ये था कि 100-200 से ज्यादा व्यक्ति नहीं आ पाएंगे, उन इलाकों में उन्होंने पूरी पलटने और ब्रिगेड स्ट्रेंथ है उसको भी इन्फिल्ट्रेट करके धीरे धीरे अंदर करना शुरू किया। इस बात को समझना चाहिए कि उस वक्त जो इंटेलिजेंस गेन करने का जरिए थे वो बड़े कम थे। आप सिर्फ दुश्मन किस इलाके के अंदर है, किस प्रकार से डिप्लॉयड है, कौन से रास्ते के अंदर वो इस्तेमाल कर रहा है, इस चीज को मालूम करने के लिए या तो आप भाई एयर फोटोज लीजिए उसकी, या फिर फुट पेट्रोल, इन्फेंट्री की पेट्रोल जाती थी। और ये बड़ा बीहड़ इलाका है, हाईट्यूड का इलाका है, उसमें अगर एक पेट्रोल जा रही है 20-25 किलोमीटर आगे तो उसको 1-2 दिन तो उसी में लग जाते थे। तो ये मालूम करना कि दुश्मन की बिल्डअप किस प्रकार से बड़ा मुश्किल था। इस चीज का फायदा लेते हुए चाइना ने पूरे तवांग सेक्टर के अंदर अपने धीरे धीरे 3 हफ्तों के अंदर पूरी हमले की तैयारी कर ली। और आगे आके मैं नक्शे में बताऊंगा किस किस इलाकों में ये आए। तो इन्होंने 3 हफ्ते में अपनी जो ऑपरेशन किया उसको किस प्रकार से उन्होंने कवर अप किया।
24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर तक वो तकरीबन 10 माइल अंदर आ चुके थे। और इस वक्त इन्होंने चौवन लाई जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नेहरू जी को एक लेटर लिखा और उनको प्रपोज किया कि देखिए साहब, इसको नेगोशिएट करते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। और उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि जहां पर अभी चाइना की फौज पहुंची हुई है, 24 तारीख तक की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उससे 12 माइल तकरीबन 20 किलोमीटर आप पीछे चले जाइए और 20 किलोमीटर हम पीछे चले जाए। तो एक बड़ी चालाकी की वाली बात थी, जो हमारे इलाके में ऑलरेडी तकरीबन 16 से 20 किलोमीटर अंदर आए हुए थे और वो बता रहे थे कि आप सब इस इलाके से 20 किलोमीटर पीछे चले जाए। तो और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को नहीं माना और 27 अक्टूबर को नेहरू जी ने बोला ठीक है साहब, डिस्कस करते हैं, लेकिन जो आप लाइन आपने प्रपोज की है कि 20 किलोमीटर आप पीछे चले जाएं, 20 किलोमीटर हम पीछे चले जाएंगे, वो जो लाइन है वो 8 सितंबर 8 सितंबर को जो जहां पर हमारी फौजें थी, उस इलाकों के अंदर हम वापस चले जाए। आपको ध्यान होगा 8 सितंबर पे थागला रिज के ऊपर मैंने आपको बताया था कि वहां पे ये जो 8 सितंबर को जो हमला किया था चीन ने, वो बड़ी अहमियत वाली डेट है। तो नेहरू जी ने बताया कि 8 सितंबर की जो इलाके हैं, उस इलाके में आप वापस चले जाए तो हमको आपका प्रस्ताव मान्य है। लेकिन इसके लिए चावलाई जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस बात के लिए नहीं तैयार हुए और उन्होंने 1959 का जो ऑफर था स्वैप वाला कि साहब नेफा आप रखिए और अक्साई चीन हम रखिए, दोबारा से उन्होंने ऑफर किया, जो कि इंडिया को एज इट इज मान्य नहीं था। तो इसलिए बात वहां पर रुक गई और डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर इस बात के ऊपर सुलह नहीं हुई। जब ये सुलह नहीं हुई तो 14 नवंबर को चाइना ने अपना हमला दोबारा से करना शुरू कर। अब देखिए, जब ये हमला शुरू हुआ तो इंडिया ने जो अपने डिफेंसेस लगाए थे 3 हफ्तों के अंदर, यहाँ पे 4 डिवीजन जो थी उसके अंदर एडिशनल ब्रिगेड्स इनको दिए गए। हमारे पास उस वक्त 7 ब्रिगेड तो ऑलरेडी काफी तकरीबन समाप्ति हो चुकी थी। 62 ब्रिगेड थी, जिसके अंदर 4 गढ़वाल, 2nd एंड 4 सिखलाई और 1st सिख, तकरीबन 3300 ट्रुप्स थे, वो सेला के ऊपर डिप्लॉय किया है। 1500 ट्रुप्स थे दिरांग जोंग, सेला के पीछे एक एरिया है, उसमें 65 ब्रिगेड आई, जिसमें 4 राजपूत और 19 मराठा, और 2200 ट्रुप्स थे बॉम्डिला के अंदर, जो 48 ब्रिगेड थी, जिसमें 1st मेड्रास, 1 सिखलाई और 5 गार्ड्स। और जितने भी इस 3 हफ्तों के अंदर ये जो बाहर की जो ट्रुप्स आई, ब्रिगेड्स आई, पहली बात तो ये सारी जितनी फौज आई इस इलाके में पहले नहीं थी, तो इनको इस इलाके की वाकियत नहीं थी। दूसरी चीज, इनके पास हथियार और एम्युनिशन उतना नहीं था जितने की जरूरत है। इनके पास जो कपड़े, क्लोथिंग जो हाई एल्टीट्यूड और ठंड के वाले इलाकों में होना चाहिए, वो भी नहीं थे इनके पास। साथ के अंदर कोई भी ऐसा इंटेलिजेंस, पुराने नक्शे या पुराने खबर की जिस प्रकार के दस्तावेज थे वो भी नहीं थे, तो ये बड़ा कमजोर था। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस इलाके की ये थी कि इस इलाकों में ये तीनों जो एरियाज हैं, आपका सेला है, दिरांग जोंग है, बॉम्डिला है, काफी ऊंची पहाड़ियां थी और यहाँ पर बड़ा अच्छा डिफेंस कायम किया जा सकता था। और उसी विचार से इनकी हमारी डेवलपमेंट करी। अगली कमजोरी ये थी, इन जितने भी कमांडर थे पहले अभी तक, वो नए कमांडर थे इस इलाके के, तो ये थोड़ी कमजोरियां थी जिसकी वजह से हमको काफी परेशानी आ गया। इस इलाके में चीन की क्या स्टडी, उन्होंने बोला स्मैश द हेड। हेड क्या था कि सामने से सेला के ऊपर हमला किया जाए, कट ऑफ द टेल। टेल सबसे पीछे बॉम्डिला था कि बॉम्डिला को के पीछे जाके उसके रास्ते काट दिए जाए। स्नैप द वेस्ट, सेला और दिरांग जोंग के बीच के इलाके को उसको काट दिया जाए और दिरांग जोंग और बॉम्डिला के इलाके को काट दिया जाए। सो 3-4 जगह पर उनकी स्कीम थी कि जो मेन जो रोड है जहां पर इनकी पूरी लॉजिस्टिक्स डिपेंडेंट है, इनकी आना जाना डिपेंडेंट है, इस तरफ को रोक दिया।
तो चाइना की जो प्लानिंग थी चारों तरफ से हमला करने की थी, उनकी इसी प्रकार की टैक्टिक, सामने की हमला करने के बजाय साइड से जाओ और पीछे रोड ब्लॉक लगाओ और पीछे से इनका हमला करो। चाइना की 55 जो डिवीजन थी, जो तवांग के इलाके से, उनको टास्क दिया गया कि सेरा के ऊपर वो हमला करें। 3 इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी कि एक डिवीजन, 3 ब्रिगेड जो थी तवांग के वेस्ट की तरफ, नामकाचू है उस इलाके में, भूटान और इंडिया की जो बॉर्डर है उसके साथ साथ रोड्स ऑन ट्रैक्स के छोटे छोटे जो ट्रैक्स थी, ट्रेल्स थी, उनके साथ साथ चल के वो आगे बढ़े। और इसी प्रकार से 11 डिवीजन जो थी वो तवांग से ईस्ट की तरफ, यानी कि 3 इन्होंने एक्सिस बनाए। एक तो मेन जो रोड थी तवांग, सेला, धरांगजोंग और बॉम्बडिला और नीचे तेजपुर, उस इलाके ऊपर एक डिवीजन मूव करेगी, एक उसके बाएं और एक इसके दाहिने की तरफ। और 3 हफ्ते का जो गैप इन्होंने लिया चालाकी से, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के बहाने से, इस दौरान इन्होंने इनकी लॉजिस्टिक बढ़ाई और इनको धीरे धीरे करके इन इलाकों में भेज दिया। पहला जो हमला आया वो हमला आया सेला के ऊपर। सेला के आगे की तरफ एक इलाका है जहां पर नूरानाग, यहाँ पर 4 गढ़वाल राइफल तैनात थी। और इनके ऊपर कैसे हमला आया? अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने देखा बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते हैं, वो लाल वाला जो कपड़ा पहनते हैं, वो पहाड़ी के ऊपर आ गए। लेकिन जब बाइनोकुलर से जवानों ने देखा देखा उनके पास तो हथियार थे। तो उनका इस प्रकार से चीन चीन की जो फौज थी चालाकी कर रही थी, उनके ऊपर फायर खोला गया, वो वापस चले गए। उसके बाद सामने से, दाहिने से और पीछे की तरफ से कई बार इनके ऊपर हमले आए, लेकिन 4 गढ़वाल राइफल्स ने दोपहर तक इस हमलों को अच्छी तरह से नकारा कर दिया और चीन के काफी कैजुअलिटीज उन्होंने करी इस इलाके के अंदर। और वहां पे एक राइफल में जसवंत सिंह थे, उन्होंने सिंगल अपने एलएमजी लेके काफी, जो गढ़वाल राइफल को एक स्टेज के ऊपर जब ये यकीन किया गया कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, उनको बोला कि आप सब पीछे आ जाइए, तो उसको कवर किया सिंगल हैंडेड। और इस लड़ाई के अंदर, ये नूरानाग की जो लड़ाई 4 गढ़वाल की थी, ये दूसरी ऐसी, जैसे नामकाचू के अंदर सेकंड राजपूत और गुरखा राइफल्स ने लड़ाई जम के करी थी, उस प्रकार से 4 गढ़वाल ने इस इलाके के अंदर जम के लड़ाई करी। और इस लड़ाई के अंदर उनके सीओ साहब बहादुर, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएम भट्टाचार्य जी और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, इन दोनों को महावीर चक्र से नवाजा गया। और साथ ही साथ इस पलटन को 7 वीर चक्र भी दिए गए। आगे जब ये 4 गढ़वाल थी, आगे ये इनको विड्रॉ किया गया। फाइनली जब ये बुमला तक पहुंचे, रास्ते में कई जगह पर चाइनीज से इनकी भिड़ंत हुई और एट द एंड ऑफ द डे इनके 3 ऑफिसर्स, 4 जेसीओ, 155 अदर रैंक्स जो इस लड़ाई के अंदर मारे गए, 5 ऑफिसर, 8 जेसीओ और 251 प्रिजनर किए। तो इस पलटन ने बहुत बहादुरी का काम किया। तो ईस्टर्न सेक्टर के अंदर सेला के ऊपर बैटल ऑफ नूरानाग है, काफी फेमस है। वहां पर एक वॉर मेमोरियल भी है जिसको बोलते हैं जसवंत गढ़। आप कभी तवांग के इलाके में जाएं तो इस वॉर मेमोरियल पे जरूर जाएं। ये नक्शा देखिए, ये तवांग है, ये 62 ब्रिगेड है, सेला है, ये काफी बड़ा हाइट है। इसके पीछे दरांग है जिसमें 65 ब्रिगेड डिप्लॉयड है। इसके पीछे बॉम्बडिला है जिसमें 48 ब्रिगेड डिप्लॉयड है। अभी देखिए चाइना की जो प्लानिंग थी, सामने से 55 डिवीजन इस रोड के साथ साथ आगे चलेगी। इनकी जो है 11 डिवीजन है, ये पहाड़ी इलाकों में छोटी पगडियों के इलाके से इनके पूर्व में चलेगी। और 416 फोर्स है वो इस इलाके के अंदर आई। अब चाइना ने क्या किया, 17 नवंबर को पहला हमला इन्होंने सेला के ऊपर नूरानाग में किया। जब ये हमला आया इसके बाद, और चारों तरफ से, पीछे से जाके सेला की तरफ से, दाहिने और बाएं दोनों तरफ से इन्होंने हमले करने शुरू किए। जब ये हमले आए तो इनका डिव हेडक्वार्टर यहाँ पे दिरांग के अंदर था। जीओसी साहब जनरल पठानिया थे, उन्होंने सोच विचार किया और उनके सोच विचार के हिसाब से उनको लगा कि सेला के ऊपर
ये जो, क्योंकि चाइना दोनों तरफ से आ चुका है, तीनों तरफ से, तो वहां पे रुकना मुश्किल है। तो बजाय यहाँ पे सेना के ऊपर लड़ाई करने के, उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि 62 ब्रिगेड को मूव करके अपना बॉम्डिला के इलाके के अंदर ले आते हैं, और 65 ब्रिगेड को भी, बाय दिस टाइम 65 ब्रिगेड और 62 के बीच के अंदर ये जो क्रॉस देख रहे हैं, रोड ब्लॉक इन्होंने चाइना लगा दिया, इनके पीछे भी रोड ब्लॉक लगा दिया, और यहाँ पे बॉम्डिला से 9 किलोमीटर आगे यहाँ पर भी इन्होंने रोड ब्लॉक लगा दिया था। ये 17-18 के अंदर नवंबर में ये पूरी कार्रवाई इन्होंने कर। तो डिव हेडक्वार्टर ने आदेश दिया कि आप वापस आ जाइए। ये 17 की रात के अंदर यहाँ की ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर होशियार सिंह, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे जम के लड़ाई कर सकते हैं, हमारे पास 10 दिन का राशन है, आप हमको एयर मेंटेन करा दीजिए। लेकिन हायर कमांडर्स ने जो सलाह की, उनमें यही उन्होंने बताया कि नहीं, आप विड्रॉ कर जाइए। तो 62 ब्रिगेड 17 और 18 की रात के अंदर फिर उन्होंने विड्रॉ करना इस इलाके से शुरू किया। जब उन्होंने विड्रॉ किया तो पीछे रास्ते के अंदर रोड ब्लॉक, यहाँ पे चाइना वाले चाइनीज फौज थी, उन्होंने एम्बुश लगाया हुआ था, जिन पटनों पे एम्बुश किया, जिसकी वजह से पटने जो थे तितर बितर हो गई, और छोटी छोटी पार्टी के अंदर उन्होंने पीछे जाना शुरू कर। इसी प्रकार से 65 ब्रिगेड इस इलाके के अंदर 17 और 18 की रात के अंदर इनके काफी, 17 और 18 तारीख को यहाँ पे हमले आए, और 17 की रात के अंदर डिव हेडक्वार्टर यहाँ से मूव आउट करके ये पीछे की तरफ चला गया। और यहाँ पर जो 65 ब्रिगेड, जिसमें 4 राजपूत, एक पलटन थी, तो वो उसके साथ काफी लड़ाई हुई, और यहाँ के जो डिव कमांडर थे, उन्होंने, इनके पास 2 ट्रुप टैंक थे, उनको आदेश दिया कि 18 तारीख की सुबह ये जो रोड ब्लॉक लगा हुआ है दिरांग जोंग के पास, इसको क्लियर किया जाए ताकि ये सड़क क्लियर हो जाए, और यहाँ से गाड़ियां और जो कि हैवी सामान है उसको नीचे ले जाएगा। लेकिन जब ये टैंक्स यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पर रोड ब्लॉक था, और चाइना ने चारों तरफ से इसको कवर किया हुआ था। लेकिन फिर भी इन्होंने, जो टैंक थे, उन्होंने अच्छी लड़ाई करी, और 18 तारीख की शाम तक इस इलाके के अंदर जमे रहे। और शाम होने के बाद जब ये देखा गया कि यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने टैंक वहीं छोड़े, और फिर उन्होंने पैदल मार्च करके बॉम्डिला की तरफ ये आने। 48 ब्रिगेड जो कि बॉम्डिला के अंदर थी, उसकी उन्होंने उन्होंने उनको ये खबर मिली कि थानबाग एक इलाका है यहाँ पे, उस इलाके के अंदर चाइनीज की फौज इकट्ठी हो गई। तो 5 गार्ड्स को इस इलाके में भेजा गया। जब पलटन वहां पर पहुंची, वहां पे उनकी काफी आपस के अंदर फायरिंग हुई, और फिर 5 गार्ड्स ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे माइल किलोमीटर 9 इस इलाके के अंदर डिफेंस लेंगे। जब वहां पहुंचे तो देखा था चाइना वाले ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए। तो 5 गार्ड्स इसी इलाके के अंदर लगी हुई थी। फर्स्ट से कलाई थी, उसकी भी 3 कंपनियां बाहर की तरफ थी। तो जब यहाँ पर 18 तारीख को तकरीबन 3 बजे दोपहर के अंदर हमला आया चीन का चारों तरफ से, उस वक्त इस इलाके में फर्स्ट मेड्रॉस की तकरीबन 3 कंपनियां थी, और एक कंपनी के आसपास सिखलाई की। तो चारों तरफ से इनको घेर लिया गया, और इस इलाके के अंदर शाम होते होते बॉम्डिला का जो इलाका है, 18-19 तारीख की आधी रात, 18-19 की जो रात थी, उस तक इस इलाके के ऊपर चाइना का कब्जा हो गया। उसके बाद ये 48 ब्रिगेड है वो पीछे की तरफ चली गई। तभी आप देखेंगे 15 तारीख से इन्होंने छोटी छोटी कार्रवाई शुरू की। 17 को हमला सेला पे आया, 17-18 को दिरांग पे आया, 18-19 को यहाँ पे बॉम्डिला में आया, और पूरी जितनी फौज थी ये पूरी 4 डे धीरे धीरे करके छोटी छोटी पैकेट्स के अंदर पीछे फुट हिल्स के अंदर चली। और 20 तारीख तक चाइना की जो आर्मी थी वो फुट हिल तक पहुंच गई, और वो तेजपुर तक पहुंच गई, जो कि फुट हिल से भी और 30-40 किलोमीटर नीचे की तरफ है। और 20 तारीख को चाइना ने फिर अपने आप यूनिलेटरली सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। अभी देखते हैं सेकेंड फेज के अंदर वेस्टर्न सेक्टर में क्या हो रहा है। वेस्टर्न सेक्टर के अंदर हमारे ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर रैना, उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया था पूरे इलाके के अंदर। और सेकेंड फेज में 18 नवंबर को हमला आया रजांगला, मगर हिल, गुरुंग हिल और स्पेंगुर गैप। लेकिन ये हमले इन्होंने 18 तारीख को शुरू के अंदर तो इनको नकारा कर दिया, लेकिन आगे चल के
18-19 की रात के अंदर काफी इलाके चाइना की कब्जे में आए। 19 नवंबर को काफी स्नोफॉल हुआ और उसका सहारा लेते हुए गुरुंग हिल जो था 1530 बजे तक उनको कैप्चर हो गया। अब ब्रिगेड जो थी धीरे धीरे से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो चुकी थी और उन्होंने डिफेंस पीछे के इलाकों में कर लिया था। और पीछे के इलाकों में डिफेंस जब कायम कर लिया था उसके बाद चाइना को बड़ा मुश्किल पड़ गया कि इस इलाकों पर हमला करना। साथ ही साथ 31 नवंबर को चाइनीज ने अपने आप यूनिलेटरल सीज फायर 20 तारीख को इनफैक्ट उन्होंने अपनी यूनिलेटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दी और लड़ाई यहाँ पर उस वक्त रुक गई। अब इस इलाके के अंदर एक बड़ी फेमस बैटल है 13 कुमाऊं की बैटल ऑफ रसांगला। आप ध्यान देंगे ये जो है ये पेंगोंग सो लेक है। इसके अलावा इसके साइड में साउथ बैंक के ऊपर ये जो पहाड़ियों का सिलसिला है इसको बोलते हैं कैलाश रेंज। इस कैलाश रेंज में अभी 24 अक्टूबर को 13 कुमाऊं को था 13 कुमाऊं को चिशुल सेक्टर के अंदर तैनात किया गया। तो उसकी किस प्रकार से थी डेवलपमेंट हुई थी। डेल्टा कंपनी थी वो स्पेंगुर गैप के अंदर आई। गुरुंग हिल के अंदर इन्होंने सॉरी गुरुंग हिल में डेल्टा कंपनी आई। बी कंपनी इनकी मगर हिल के अंदर आई और चार्ली कंपनी जो थी रजांगला के अंदर आई। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये चिशूल है। इसके अंदर एक एयर स्ट्रिप है। तो इस इलाके की अहमियत इस एयर स्ट्रिप की वजह से भी है। अगर आप देखें ये गुरुंग हिल है, स्पेंगुर गैप है, मगर हिल है और रजांगला, अगर इसको दुश्मन कैप्चर कर लेता है तो आसानी से इस एयर स्ट्रिप के ऊपर डोमिनेट कर सकता है। और एयर स्ट्रिप उस वक्त काफी यूजफुल थी, उसमें लॉजिस्टिक्स वगैरह के लिए काफी इसका फायदा था। तो एक बड़ी क्रूशल जगह। सो 18 नवंबर को गुरुंग हिल के ऊपर हमला आया और 18 नवंबर को ही मगर हिल के ऊपर हमला आया और पीछे से इस इलाके के अंदर रजांगला के ऊपर हमला। रजांगला के अंदर चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं की थी जिसके अंदर 5 प्लेटून इनको दिया गया और 3 इलाकों में इनको करीब तकरीबन 2 किलोमीटर के इलाके में इनको फैला के डिप्लॉय किया। 18 की रात के अंदर इनकी जो 7 प्लेटून थी, 7 प्लेटून ने रात के 2 बजे उन्होंने एक एलपी होता है, एलपी बोलते हैं लिसनिंग पोस्ट। रात के अंधेरे में आदमी तो नहीं दिखाई पड़ता लेकिन अगर कोई हरकत करता है उसकी चलने की आवाज आती है। तो उन्होंने देखा कि हाँ 7 प्लेटून के सामने चाइनीज फॉर्म अप हो रहे हैं, उनकी नॉइसेस आवाजें आ रही थी। इसी प्रकार से 8 जो प्लेटून थी उसके सामने भी नॉइसेस आ रही थी। इसका मतलब ये है 7 और 8 प्लेटून के ऊपर हमले की तैयारियां चल रही। सुबह 5 बजे 7 प्लेटून के ऊपर हमला आया और 6:55 के ऊपर 8 प्लेटून के ऊपर हमला आया। और ये जो हमला था चाइना एक के बाद एक वेव में, एक पहले आगे की लाइन, उसके पीछे दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, यानी कि एक हमले के बाद दूसरे के हमले के बाद तीसरा हमला, इस प्रकार से कंटिन्यूअसली वेव्स के अंदर ये हमला आया। और 7, 8 और 9 प्लेटून जो थी इन तीनों ने इस हमले को विफल कर दिया और काफी चाइना की कैजुअलिटीज करी। अगले 2-3 घंटे तक काफी घमासान इस इलाके के अंदर लड़ाई हुई और दुश्मन जो है वो काफी वहां उस इलाके के अंदर फट। मेजर शैतान सिंह इसके कंपनी कमांडर थे और मेजर शैतान सिंह को एलएमजी का एक बर्स्ट आया जिसकी वजह से उनकी जो बाह थी उसके अंदर जख्मी हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी वो एक ट्रेंच से दूसरी ट्रेंच में मूव कर रहे थे, अपने जवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे और दुश्मन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। उनके कंपनी हवलदार मेजर थे हरपूल सिंह, उन्होंने काफी उनको परसुएड किया कि साहब आप बैठ जाइए, आपको चोट लगी हुई है। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने बताया कि साहब मेरी कंपनी अटैक के अंदर है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। फिर उनके एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर दूसरा फायर आया जिसकी वजह से काफी उनको गहरी चोट लगी जब और काफी उनका खून बहने लगा। इस वक्त के अंदर उनके जवानों ने उनको एक पत्थर था वहां पर उसके साइड में उनको बिठा दिया। और ये भी सुनने में आता है जो जवान उस लड़ाई के अंदर उन्होंने बाद में बताया कि मेजर साहब ने बताया मेरे को हथियार एलएमजी दे दो, मैं एलएमजी से फायर करता रहूं।
और इस प्रकार से वहां पर वो मेजर साहब ने जो अपना मोर्चा है वो नहीं छोड़ा। इस पूरी लड़ाई के अंदर 123-24 जो कंपनी में जवान थे, उनमें से 114 जो थे उनको वीर गति को प्राप्त हुई और अपनी ट्रेंचेस के अंदर उन्होंने ट्रेंचेस नहीं छोड़ी और वहां पर शहीद हो गए। इस प्रकार का एग्जाम्पल, इस प्रकार की जो लड़ाई जो है, तकरीबन पूरी कंपनी, हर एक जो जवान है वो उसके अंदर शहीद हो गया। ऐसा लड़ाई का बखान पूरे वर्ल्ड की जो मिलिट्री हिस्ट्री है बड़ा कम मिलता है। इसके अलावा 114 तो उसके अंदर शहीद हो गए, 5 जो जवान थे उनको उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया और उसके अंदर भी एक सिपाही बलबीर सिंह था, उसकी मौत होगी बात। तो इस प्रकार से रणबांकुरों ने रजांगला की जो बैटल है उसमें अपना नाम रोशन किया और हिंदुस्तान की फौज का नाम भी रोशन किया। जनवरी 2 महीने के बाद उस इलाके के अंदर एक लद्दाखी शेफर्ड था, जब वो उस इलाके में गया उसने देखा कि डिफेंसेस के अंदर जवान अपनी राइफल्स लेके बैठे हुए। उन्होंने आके पीछे फौज को बताया और फरवरी के अंदर यहाँ पे आके फिर हमारी जो फौज थी आगे आई। उन्होंने देखा 96 बॉडीज विद मल्टीपल स्प्लिंटर्स और गन शॉट वुंड, और सारे जवान थे अपनी ट्रेंचेस में थे और हथियार उनके हाथ में थे। तो ऐसा नजारा था इन शूरवीरों, इन सब के लिए किसी के भी मन के अंदर बहुत इज्जत रही। और मेजर शतान सिंह की बॉडी उसी जगह पर मिली जहां पर कि उनको छोड़ा गया। इस अदम्य साहस के लिए मेजर शतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया। साथ ही साथ इस कंपनी में 8 और जवानों को वीर चक्र मिला और इस 13 बटालियन को बैटल ऑनर रजांगला और थिएटर ऑनर लद्दाख से भी नवाजा गया। 13 कुमाऊं आज की तारीख में इंडियन आर्मी की वन ऑफ द हाईएस्ट डेकोरेटेड बटालियंस में से एक। मेजर शतान सिंह पीवीसी, ये उनकी साइटेशन, जैसा मैंने पहले बयान किया वो इनकी साइटेशन में है और इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये एक हमारा प्रेरणा स्रोत है हमारे आज के जवानों के लिए और देश के सभी हमारे नागरिक हैं उन सब के। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इस प्रकार से देखिए, आप समझ सकते हैं जितना भी लॉजिस्टिक था वो म्यूल्स के ऊपर होता था, म्यूल्स या मैनपैक। तेजपुर के अंदर जब चाइना वाले पहुंच गए तो तेजपुर के अंदर जितने भी नागरिक थे वो तेजपुर छोड़ के भाग रहे थे, उसका एक फोटोग्राफ है। अब सीज फायर 19 नवंबर को चाइनीज गवर्नमेंट ने सीज फायर डिक्लेयर करी, लेकिन 19 नवंबर को मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने हमारा जो एम्बेसडर थे उनको दिया और एक दिन बाद इस सीज फायर का जो मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला। और देखिए किस प्रकार से चाइना ने सीज फायर की जो भाषा है किस प्रकार से करी। वो बोलते हैं इन ईस्टर्न सेक्टर although the Chinese frontier guards have so far has been fighting on Chinese territory। ये कहते हैं कि हालांकि चाइना की जो फौज है चाइनीज टेरिटरी यानी कि नेफा, वो तो अपना इलाका समझते हैं, उसी इलाके में लड़ाई कर रही है, फिर भी वो इस बात के लिए तैयार है टू विड्रॉ प्रेजेंट पोजीशन जो 7 नवंबर के अंदर हमारी पोजीशन थी नॉर्थ ऑफ इलीगल मैकमोहन लाइन, कि जो मैकमोहन लाइन जो कि इलीगल है, हम जिसको नहीं मानते हैं, हालांकि हम अपने इलाके के अंदर लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी हम हिंदुस्तान से सुलह करके हम मैकमोहन लाइन के पीछे चले जाएंगे, जिस प्रकार की हमारी सिचुएशन 7 नवंबर को। मिडिल एंड वेस्टर्न सेक्टर या कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के इलाके के अंदर फ्रंटियर गार्ड विल विड्रॉ 20 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लद्दाख के अंदर तो एज इट इज वो तकरीबन हमारे पूरा साइचिन को कब्जा किए हुए थे कि हम उससे 20 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, आप भी 20 किलोमीटर पीछे चले। तो इस प्रकार से सीज फायर हो गया। अब सीज फायर के बाद जो विश्लेषण है उसमें ये देखा गया कि चाइना की और हिंदुस्तान की जो ट्रुप्स थी 5.1.2, यहाँ पे एक हमारा
हमारी फौज थी उसमें उनके 5 गुना उनकी फौज थी। हमारा जो रोड नेटवर्क था वो ठीक नहीं था, हमारी इंटेलिजेंस सही नहीं थी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेपन इक्विपमेंट वगैरह जो था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से हमको इस प्रकार का दृश्य देखना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई के अंदर कुछ पॉजिटिव भी थे। सबसे बड़ा एक पॉजिटिव ये था, हालांकि चाइना नेफा को क्लेम करता है, लेकिन इसके बाद से चाइना जो है बाय डिफॉल्ट वो जो मैकमोहन लाइन है छोड़कर कुछ डिस्प्यूटेड एरिया उसके पीछे चला गया और अभी तक उन्हीं इलाकों के अंदर हुआ। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, हमारी जो लड़ाई की तैयारी जिसमें जितनी भी कमजोरियां थी, मैन पावर की, एम्यूनिशन की, हथियारों की, लॉजिस्टिक्स की, एक हिंदुस्तान को एक प्रकार से एक धक्का लगा, जिसकी वजह से इस बात को रियलाइज किया गया कि अगर देश को स्ट्रेंथ अपनी सिक्योरिटी करनी है तो फौज को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो अगले 2 साल के अंदर मैन पावर जो इंडियन आर्मी की थी तकरीबन 2 गुनी होगी, और हथियार और एम्यूनिशन और लॉजिस्टिक्स के जो तरीके थे उन सब के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट किया गया, और ताकि हमारी फौज जो है एक लड़ाई भिड़ाई के लिए फौज तैयार हो जाए। क्योंकि इंडियन आर्मी इससे पहले जो थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ी थी, फर्स्ट वॉर में पड़ी थी, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर था वो एरिया डोमिनेंस के लिए थे, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के अंदर एरिया डोमिनेंस ज्यादा प्रिडोमिनेंट उनका ट्रांसफर था। तो फौज की बड़ी उन्नति हुई, बड़ा डेवलपमेंट हुआ। उसका फायदा हमको क्या हुआ? पाकिस्तान 1962 वॉर को बड़े ध्यान से देखना, और पाकिस्तान के मन में कश्मीर अभी भी था। उन्होंने प्लानिंग करी कि इंडिया बड़ा कमजोर कंट्री है, देखिए चाइना ने किस प्रकार से इनको हरा दिया, तो हम भी इनको हरा सकते हैं। तो 1965 में 3 साल बाद उन्होंने इस इलाके के ऊपर हमला कर दिया 1965। लेकिन क्योंकि 1962 की लड़ाई के बाद हमको एक सबक मिला और हमने अपनी फौज की तैयारी और उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो ट्रेनिंग है उसको अच्छा किया, उस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग और बेहतर आर्म्स एंड एम्यूनिशन की वजह से 1965 में हमने पाकिस्तान को मुक्ति दी। ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। अगर 1962 की लड़ाई शायद ना होती तो शायद इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है, उनकी लड़ने की काबिलियत शायद इतनी ना होती जितने की 1965 की वॉर की वक्त है। तो अगले सेशन के अंदर हम 1965 इंडिया पाकिस्तान की वॉर की बात हम करेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है समाप्त है, और जैसा मैं नॉर्मली आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जितने वीर सिपाही हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स, जेसीओ, अदर रैंक्स और सिविलियन जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट किया और वीर गति को प्राप्त किए, उन सबको हमारी तरफ से नमन है। अमर जवान ज्योति के ऊपर सैल्यूट है। जय हिंद। जय हिंद सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डालमिया सर से कि 2 शब्द कहें और आज के सेशन को यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। मिस्टर डालमिया। मैं जनरल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने 1962 के युद्ध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। ये जो नेफा का युद्ध हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हम भारतीयों के लिए इतनी अधिक जानकारी थी नहीं हम लोगों को, क्योंकि मीडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। हम लोगों को अक्साई चीन के बारे में मालूम था, हम लोगों को लद्दाख के युद्ध के बारे में मालूम था, हमको पाकिस्तान के युद्ध के बारे में मालूम है, परंतु नेफा का जो चीन के साथ युद्ध हुआ उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। कुछ नाम मालूम थे, जैसे बोमदिला नाम मालूम है, तवांग नाम मालूम है, लेकिन ये एग्जैक्टली हुआ कैसे ये कभी भी किसी समय पता नहीं चला हम लोगों को। तो आज की ये जो जानकारी हम लोगों को मिली ये बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी थी। रिजांगला के युद्ध के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। 121 भारतीय वीर और हजारों चीनी दुश्मन, हजारों, ये 121 वीरों ने
1000 से ऊपर चाइनीज को मार गिराया, 1000 से ऊपर चाइनीज को मार गिराया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था हमारे लिए, हमारे शौर्य प्रदर्शन के लिए। इसीलिए मैंने जनरल साहब को रिक्वेस्ट भी किया था कि रेजांग ला के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो मैं जनरल साहब का दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगली कड़ी इसकी युद्धों के इतिहास की अगली कड़ी रविवार 30 मई शाम 4:30 बजे, उस दिन 65 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उसके बारे में जनरल साहब बताएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा स्लोगन है मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, उसके नीचे मैंने ऐड किया है मेरी संस्कृति मेरा अभिमान। आप लोग सब याद रखिएगा, हम सब की हमारे देश के प्रति जिम्मेदारी है और हम सबको हमारी राष्ट्र की, देश की संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद सर। हाँ डालिया जी, मेरा एक रिकमेंडेशन है सब अपने बच्चों के लिए और अपने टीचर्स के लिए, जब भी मौका मिलता है एक विजिट अरुणाचल प्रदेश में तवांग की तरफ अगर हो सकता है, आपके जैसे एक्सकर्शंस होते हैं बच्चों के, उसको उनको प्लान करिए। बड़ा टूरिस्ट इलाका भी है और जब बच्चे इस इलाके में जाएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा किस प्रकार से यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और दूसरी रिकमेंडेशन है, कुछ बुक्स हैं 1962 वॉर के बारे में। एक है ब्रिगेडियर दालवी जो 7 ब्रिगेड कमांडर थे, बैटल ऑफ नाम का जो उन्होंने लड़ी थी, ठीक है, हिमालयन ब्लंडर, एक वो पढ़ें। एक रिसेंटली हमारे एक एयर वाइस मार्शल साहब हैं अर्जुन सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है सारी लड़ाइयों के बारे में। वो जो बुक है वो मेरे ख्याल से जितने स्कूल हैं उनकी लाइब्रेरीज के अंदर आप ले लें तो बड़ा अच्छा उन्होंने वर्णन उसमें उसका किया हुआ है। और साथ के साथ के अंदर इंटरनेट के ऊपर काफी इसके बारे में, इस विषय के ऊपर काफी जानकारी। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय साइड टू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।